जो कुछ हमारे युवा साथी हैं जो कमर्शियल डेयरी फार्म करना चाहते हैं या फिर देसी गायों का फार्म ओपन करना चाहते हैं, तो ऐसा कौन सा काम है उनको शुरुआत में नहीं करना चाहिए? नेचुरली व्यवसाय करना है तो दूध ज्यादा चाहिए, तो साहिवाल इज माय फर्स्ट चॉइस। तो जो दूध निकालने का सही तरीका कौन सा है? जब हमने घी बनाया बिलोना मेथड से, उसको जब हमने आप जो घी बनाते हैं तो वो बिलोना मेथड से तैयार करते हैं? मैं खुद भी यूरोप भी रह के देख लिया कि मैं वहाँ पे नहीं एडजस्ट हो सकती। धर्म ध्यान से बड़ा कर्म है, कर्म कांड से बड़ा मर्म है। तो अगर आपके घर में 2 भी पशु हैं तो भी आप एक छोटा सा गोबर गैस प्लांट तो जरूर डालिए घर में। अगर महिलाएं उसको ज्यादा अच्छे से सुनेंगी समझेंगी तो प्रॉफिट तो पूरे घर का ही होगा। घर का होगा, गांव का होगा, देश का होगा, देश का होगा। पुरानी कहावत है भी, जो लोग अभ्यास में पसीना बहाते हैं, युद्ध की तैयारी चल रही है और युद्ध का अभ्यास करना उनको, उसमें पसीना बहाते हैं तो युद्ध में खून उनको कम बहाना पड़ता है। नमस्कार साथियों, पशुपालन टॉक्स का आज का एपिसोड उन सभी साथियों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है जो भी देसी गोपालन एवं जैविक कृषि के मॉडल को समझना चाहते हैं। आज के इस एपिसोड में मेहमान के रूप में हमारे साथ होंगी मिलन शर्मा जी। मिलन शर्मा जी का रेवनार फार्म दिल्ली के नज़दीक हरियाणा के फरीदाबाद जिले के पावटा गाँव में स्थित है। मिलन शर्मा जी अपने रेवनार फार्म के माध्यम से हाई क्वालिटी के मिल्क एवं ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट्स आसपास के लोगों को उपलब्ध करवा रही हैं। इनके पशुपालन में कृषि के क्षेत्र में दिए गए योगदान की वजह से राज्य एवं केंद्र सरकार के द्वारा इनको विभिन्न तरह के पुरस्कार और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया गया है, जिसमें कृषि रत्न सम्मान एवं उन्नत किसान सम्मान शामिल है। मिलन शर्मा जी ने पशुपालन एवं कृषि के क्षेत्र में उद्यमशीलता को अपनाकर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया है, समाज में नई प्रेरणा का संचार किया है। मिलन शर्मा जी आज इस मुकाम तक कैसे पहुंची, कैसे उन्होंने देसी गोपालन एवं जैविक कृषि के मॉडल को अपना कैरियर बनाया, उनकी यात्रा कैसी रही, जो भी साथी इस यात्रा के बारे में जानकारी चाहते हैं, उसको अच्छे से समझना चाहते हैं, आज के इस वीडियो को पूरा देखें, सुनें और समझें। आज के इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। हमारे चैनल पशुपाल टॉक्स को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मिलन शर्मा जी, आज मिलन शर्मा जी से जानेंगे उनके जीवन के बारे में, उनके कैरियर के बारे में, कैसे उनका शुरुआती जीवन रहा, कैसे उनकी कैरियर की शुरुआत हुई, कि भाग्य उनको, डेस्टिनी उनको देसी गोपालन की तरफ लेके आई। देखिए, एजुकेशनल बैकग्राउंड जो मेरा रहा, मेरा MSc बायोकेमिस्ट्री का रहा, जिसमें शुरुआत में मैंने कुछ भी उसमें काम नहीं किया और पारिवारिक जिम्मेदारियां संभाली। और जब मेरे बच्चे छोटे थे तब मैंने जर्मन भाषा पढ़नी शुरू की और उसी से फिर आगे कमाई भी की। जर्मन सरकार के एक प्रोजेक्ट में बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर कार्यरत रही, जो इंडिया वाइड एक प्रोजेक्ट था, अपना HRD मिनिस्ट्री के साथ उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा था। और उसके बाद मेरा कभी भी कोई ना ख्याल था, ना कोई सोचा था कि इस क्षेत्र में आऊँगी, पर भाग्य लेकर के आया और अब लगता है कि भाग्य बहुत अच्छे क्षेत्र में ले आया। जी मैम। और बाकी जब भाग्य लेकर इस क्षेत्र में आया तो ये भी रियलाइज़ किया कि मेरे पास अब बहुत टाइम भी था इसको करने को, तो मैं बहुत अच्छे से इस काम को निभा भी पाई। क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही अब बड़े भी हो चुके हैं, दोनों ही अपनी नौकरी कर रहे हैं, दोनों ही खुद कमा रहे हैं, इंडिपेंडेंट है। तो मुझे परिवार की तरफ से अब वो जिम्मेदारियां नहीं हैं जो पहले थी। बड़ा बेटा इंजीनियर है और नेदरलैंड्स में काम करता है, छोटा बेटा डॉक्टर है, आर्मी में, इंडियन आर्मी में मेजर है वो यहीं पे। तो आपके बच्चे सेटल हो गए तो आपको लगता है कि पूरा समय आप इधर समर्पित कर सकती हैं? बिल्कुल जी। तो ये तो आपने अपना बताया कि आप बायोकेमिस्ट्री के साथ भी जुड़ी हुई हैं एक लेक्चरर के रूप में, और जर्मन लैंग्वेज और जर्मन साहित्य का भी आपने अध्ययन किया है, भाषा के रूप में जाना भी है। फिर एक नई विधा, एक नए आयाम की तरफ आप आगे बढ़ी हैं, देसी गोपालन की तरफ। साहिवाल गायें आपके पास में जी। तो हमारे जो पशुपालक साथी हैं, आप उनको ये बताएं कि आपने देसी गोपालन करना है, आपने ये कैसे आपके जीवन में, कैरियर में आपके सामने आया कि इसको मुझे आगे बढ़ाना चाहिए? और मुझे पता लगा कि आपके फार्म का नाम, जो प्रोडक्ट्स हैं, रेवनार भी है जी। उसका नाम कैसे रेवनार पड़ा? ये दोनों बातें हमारे जो साथी हैं उनको आप शेयर करें। जी, जैसे आपने पूछा कि मैंने इसमें कैसे सोचा गौपालन में आने को, मैंने अभी बताया था कि भाग्य मुझे यहाँ ले आया।
कभी जीवन में सोचा नहीं था कि इस क्षेत्र में कुछ भी काम करूंगी। 2017 में मेरे ससुर जी स्वर्गीय मेजर बीपी शर्मा, उनका निधन हुआ था जनवरी में। तब कहीं से भाग्य की बात है कि मेरे पति जो हैं चेतन जी, उनको कुछ ख्याल आया कि डैडी की याद में हम 2 अच्छी नस्ल की गाय ले आए, क्योंकि डैडी गौ प्रेमी रहे हैं, मथुरा की हमारी फैमिली है। तो पहली 2 साहिवाल गाय हमारे यहाँ 1 अक्टूबर 2017 को आई। उसके बाद धीरे धीरे करके कि 2 आई, किसी ने कहा और अच्छी यहाँ से ला सकते हो, राठी भी ले आओ, 2 और आई, फिर 2 थारपरकर आई। ऐसे करते करते 1 अक्टूबर 2017 से मार्च 2018 तक अपने पास 30 गाय यहाँ पे हो गई थी। और उस समय कुछ ऐसी जो नहीं होनी चाहिए, ऐसी घटना अपने यहाँ हुई कि 4-5 हमारे जो बच्चे थे वो यहाँ पे खत्म हुए, बछड़ा बछड़ी जो यहाँ पे खत्म हुए। जबकि जो भी ट्रीटमेंट के लिए जिनको बुला रहे थे, ट्रीटमेंट चल रहा था, वो भी उनको हम रोक नहीं पाए। पर तब तक हमारा घर से किसी का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। पर ये हमारे लिए एक ऐसा समय रहा कि जब लगा कि या तो, क्योंकि ये जीव हैं, मशीनें होती तो हम बंद करके रख देंगे, भाई हम में से कोई नहीं देख रहा, खराब हो रही है, तेल नहीं डालना, चलो अगले साल करेंगे। ये जीव हैं, इनको अगर हम ले आए हैं तो अब किसी को तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो तब बहुत परिवार ने, सबने सोच समझ के कि कौन करे। फिर चूँकि मेरे बच्चे तब तक सेटल भी हो चुके थे और थोड़ा एजुकेशन से बैकग्राउंड भी रहा है, तो लगा कि अच्छा इसके लिए सीखना पढ़ना तो पड़ेगा, तो मैं ही लग जाऊं। तब त्याग पत्र दिया। 1 अप्रैल को मैंने रेजिग्नेशन अपना सबमिट किया। और देसी गोपालन के लिए जो आपके जो एग्जिस्टिंग जो कैरियर था उसको आपने रिजाइन किया। ये भी बहुत बड़ी बात है। वो कैरियर इससे बिल्कुल ही अलग था। साल में 4 चक्कर जर्मनी के और बाकी अपने देश में भी बहुत उससे भ्रमण होता था। पूरे टाइम एसी के माहौल में रहना और बढ़िया होटलों में रुकना। ये तो मतलब 360 डिग्री पे हो गया पूरा। बिल्कुल। अभी धूप में बैठते हैं पूरे दिन, मिट्टी में काम करते हैं, गोबर में भी हाथ सानते हैं अपने, सब वो चलता है। पर तब ये जो टर्न हुआ कि हाँ मैंने टेक ओवर किया, तो फिर ढूंढा कि भाई कैसे, क्योंकि कुछ भी बैकग्राउंड था नहीं कि कैसे सीखा जाए। तो भाग्य फिर साथ दिया कि मुझे पता चला राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र जो करनाल में है, वो हमारे जैसे लोगों के लिए कुछ छोटे छोटे कोर्सेज करता है। बाकी तो उनके जो अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन चलते हैं वो अलग हैं। हमारे जैसे लोगों के लिए कुछ ऐसे 20 दिन के कोर्स थे, कमर्शियल डेयरी फार्मिंग एंड वैल्यू एडिशन टू मिल्क प्रोडक्ट्स। मतलब आपने जब एक तो मथुरा से आपका जुड़े होना भी, ये भी एक भाग्य की बात थी जी। भगवान श्री कृष्ण की भूमि से आप जुड़ी रही हैं और फिर उन्हीं के ऐसा आशीर्वाद रहा कि आपको गोपालन की तरफ आना पड़ा जी। तो अब आपको लगा भी इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, है ना, तो स्टेप्स क्या रखे जाएं भी आप इसको धरातल पर इसको सक्सेसफुल फॉर्म की तरफ लेके जाएं। तो उसके लिए फिर आप एनडीआरआई करनाल से जुड़ी आप। सबसे पहले तो ये सोचा कि कुछ सीखना तो पड़ेगा जी। प्रैक्टिकल नॉलेज चलिए यहाँ हो जाएगी, पर थ्योरेटिकल भी कुछ तो पता होना चाहिए। खाली यही तो नहीं हो सकता कि गाय बंधी है, दूध निकाला, चारा डाला, तो डालू भी क्या चारा, दूध निकालना भी, तो दूध को मैनेज भी कैसे किया जाए, क्या किया जाए। तो उसके लिए मेरे को लगा कि पढ़ लेना जरूरी है, और वो कोर्सेज के बारे में पता चला तो फटाफट एनरोल कर लिया गया और उनसे फायदा भी बहुत हुआ। जो वहाँ से सीख करके आए, इम्प्लीमेंट किया, फिर बहुत कुछ यहाँ पे प्रैक्टिकली भी धीरे धीरे हर साल हम नई नई चीज़ सीखते गए। और जिससे भी मुलाकात हुई, कहूँ आज से आपसे भी मुलाकात हुई, तो आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। कोई और किसान भी हमारे यहाँ आता है तो वो भी कुछ ना कुछ हमें और अच्छे से सिखा करके जाता है। तो इस तरीके से जर्नी स्टार्ट की और फिर एनडीआरआई से शुरुआत की। उसके बाद मैंने जितने भी अपने एग्रीकल्चर कॉलेज हैं या वेटनरी कॉलेजेस हैं, सबके दरवाजे ना पे पहुंच के आई हूँ। सब जगह जैसे अपना हिसार में है, बीकानेर में है कॉलेज, लुधियाना में है, मथुरा में है वेटनरी कॉलेज, सबके पास पहुंची। और मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँगी कि हर जगह बहुत ही अच्छी तरह से मेरा स्वागत किया गया, मुझे हर चीज़ समझाई गई। प्रोफेसर्स ने बहुत टाइम दिया, प्रिंसिपल साइंटिस्ट ने टाइम दिया। और उसके बाद अभी कहीं भी कोई अड़चन आई, हमने फ़ोन पे भी पूछा तो उन्होंने बहुत अच्छी गाइडेंस दी, हमेशा, आज तक भी मिल रही है। CIRC मेरठ है और आप जैसे लोग हैं, कभी भी हम फ़ोन करते हैं, आप लोग उसमें भी बहुत सपोर्ट करते हैं। मुझे फाजिल्का सिटी से डॉक्टर करण आर्या से भी कभी भी मैं फ़ोन पे भी पूछती हूँ, उनसे भी बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है। तो ये कहना चाहूँगी कि जितने इंस्टीट्यूट्स हैं ये हमको हैं, सरकारी इंस्टीट्यूट्स हैं, पर शायद हम लोग उनका फ़ायदा उठाना जानते ही नहीं, हम कभी अप्रोच ही नहीं करते, तो हमें ज़रूर करना चाहिए।
और एक प्रश्न आपने भी पूछा था कि नाम कैसे पड़ा। जी जी जी। रेवनार, ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या कुछ फ्रेंच कनेक्शन है या क्या है, आप तो जर्मन भाषा से रिलेटेड नहीं है। बिल्कुल ही शुद्ध हिंदी से ये बना है। मेरे जो हस्बैंड है उनकी दादी जी का नाम रेवती जी। और दादाजी का नाम नारायण। तो रेवती जी से हमने लिया रेव और नारायण जी से नार, उसको जोड़ करके बनाया रेवनार। वो ये तो ऐसा नाम हो गया कि आप अपने बुजुर्गों को हमेशा याद रख सकते हैं। बिल्कुल। है ना, ये तो बहुत अच्छा, मतलब एक तरह से उनके प्रति ये श्रद्धांजलि भी हुई और हमेशा के लिए हमारी यादों में भी दर्ज हो गए। उनका आशीर्वाद भी बना रहेगा हमारे आशीर्वाद भी पास। बना रहेगा। तो ये आपने एक तो एंडरिक करनाल से इनिशियल ट्रेनिंग ली जी। और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे वेटनरी कॉलेजेस के लिए भी जहाँ जहाँ भी आप अप्रोच किया आपने सीखने के लिए, कि वहाँ से आपको पूरा सहयोग मिला। जी। क्योंकि हमें भी बड़ी खुशी होती है आपके जैसे जो इतने एक्टिविस्ट हैं फार्मिंग के अंदर, जो जुड़े आगे बढ़ना चाहते हैं एज ए एंटरप्रेन्योर भी, जब वो कामयाब होते हैं तो हमें भी बहुत खुशी मिलती है। और हम तो ये चाहते हैं कि आपके लिए शुभकामनाएं भी हैं कि आपका कामयाब होना सिर्फ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे जो सोसाइटी है, जो डेयरी फार्मिंग से जुड़े हुए जो लोग हैं, गोपालन से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए आप एक प्रेरणा के स्रोत के समान हैं। तो अभी आप हमें ये बताएं मैम, भी अभी आपके पास जो कौन सी नस्ल की गाय ज़्यादा है और अभी आप जो काम कर रही हैं इसमें क्या क्या ये डायमेंशंस हैं, कौन कौन से डायमेंशंस पे काम कर रहे हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो आप सोसाइटी को दे पा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं आप। जब नस्ल हमें चूज करनी थी तो पहले जैसे जब मैंने बताया कि चेतन जी को लगा कि कोई हम देसी नस्ल की गाय लाएं, तो साहिवाल सबसे पहले, चेतन जी मेरे हस्बैंड जी जी सबसे पहले हाँ। तो वो साहिवाल गाय लेकर के आए। और उसके बाद फिर जब मैं यहाँ से जुड़ी और फिर पढ़ाई करना शुरू की तो देखा कि जो इस प्रांत की गायें हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे साहिवाल, हरियाणी, थारपारकर, राठी, ये नस्ल यहाँ की है। तो मुझे अभी लोगों ने बहुत मुझको पूछा कि आप भाई गिर भी रखती हैं, नहीं रखती हैं। बहुत सोच समझ के हमने डिसीजन लिया कि जो जिस जगह की नस्ल है उसको अगर हम वहीं पे उसका पालन करें तो ज़्यादा सही रहेगा उनके लिए। तो हमने मोस्टली अब अपने पास साहिवाल हैं, कुछ हरियाणी गाय भी हम यहाँ पे रख रहे हैं, हरियाणवी नस्ल भी रख रहे हैं, और साहिवाल ज़्यादा है, ज़्यादा साहिवाल, उन्हीं की ब्रीड डेवलपमेंट पे भी काम कर रहे हैं यहाँ पे। और प्रोडक्ट्स के बारे में आपने जैसे पूछा, पहला साल तो जब शुरुआत की तो सब सीखने में ही निकल जाता है। तो पहले साल तो हम मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स सीख के वो आए थे, वैल्यू एडिशन टू मिल्क प्रोडक्ट्स, उस पर कॉन्सेंट्रेट किया। फिर जब यहाँ पे धरातल पे काम किया और अपनी संस्कृति, अपने देश के बारे में और पढ़ते रहे या इसकी वजह से और मौका मिला, तो समझ में आया कि पशुपालन और खेती में चोली दामन का साथ है, तो दोनों को जोड़ लिया जाए तो फिर आप प्रॉफिटेबल बिजनेस को इसको टर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक काम किया कि जितने भी अपनी पुश्तैनी ज़मीन थी जो मथुरा गांव में बटाई पे लोगों पे थी, उसको सबको हमने एकत्रित किया, कंसोलिडेट किया और उस पर अपनी तरह से खेती करनी शुरू कर दी। अपनी तरह से मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ना तो मतलब यूरिया डीएपी से बिल्कुल हट गए, और फिर ऑर्गेनिक के नाम पे भी जो भी चीज़ें इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक या जैविक खेती करते हैं, हम वो भी नहीं कर रहे हैं। हम करते हैं कम्प्लीटली गौ आधारित खेती, गौ आधारित कृषि के मॉडल को अपनाया, गोबर और गौमूत्र इसी के बल पे खेती कर रहे हैं और बहुत अच्छी उपज भी आ रही है। तो एक तो खेती हमने जोड़ी, फिर खेती में वो भी एक साल हिट एंड ट्रायल कर करके समझ में आया कि सब्जियों की खेती और सब्जियों की मार्केटिंग में आपको बहुत ही अलग से एक स्पेशलाइज वो करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत जल्दी उनका शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। तो थोड़ा सा हम इस पर शिफ्ट हुए, क्योंकि गौ पालन मेरा मेन एरिया है, उस पर मुझे ज़्यादा फोकस करना है। तो हम ऐसी चीज़ों पे आए, नॉन पेरिशेबल आइटम जिनकी शेल्फ लाइफ बड़ी हो। तो हमने अनाज की खेती शुरू की, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, चना, फिर दालें ऐड की। अभी हम उड़द, अरहर और मूंग की दाल पे स्पेशलाइज कर चुके हैं, धीरे धीरे और भी ऐड करेंगे। फिर हमने तिलहनी फसल ऐड करी, तिल की खेती करते हैं और सरसों। तो ये सारी चीज़ें हमने अपनी खेती में जोड़ी ताकि इनसे भी हमें रेवेन्यू आए। फिर मैंने शुरू में आपको बताया जो एक कोर्स किया था, वैल्यू एडिशन टू मिल्क प्रोडक्ट्स, जी मैम, उस कोर्स ने ये बात दिमाग में बैठा दी थी कि रॉ मटेरियल की जगह अगर आप मार्केट में वैल्यू ऐड करके, मतलब उसको कुछ प्रोसेस करके उसका कुछ प्रोडक्ट बना के देंगे,
तो आपको उससे आय ज्यादा दुगनी भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। यहाँ हमारे पशुपालक साथियों को ये बात समझनी चाहिए कि इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि जैसे ज़्यादातर पशुपालक साथी जो हैं देसी गोपालन कर रहे हैं या कोई भी फार्मिंग कर रहे हैं पशुपालन से जुड़ी हुई, तो जब वो अपने रॉ प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करेंगे तो उसका उनको उतना दाम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसकी हम वैल्यू एडिशन कर देंगे, जैसा कि मैम ने बताया कि इन्होंने एक वैल्यू एडिशन का अलग से कोर्स भी किया था, तो उससे इनको ज्यादा बेनिफिट हुआ। वो क्या क्या वैल्यू एडिशन के प्रोडक्ट्स थे वो मैडम से समझते हैं। वैल्यू एडिशन का जो कोर्स किया था वो बेसिकली डेयरी के उसमें ही था, वैल्यू एडिशन टू डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स था। तो मिल्क आप रॉ मिल्क बेचते हैं या पैस्चराइज भी करते हैं, एक शेल्फ लाइफ रह जाती है जी, उसको ही अगर हम उसके दही और छाछ में लेते हैं तो थोड़ी शेल्फ लाइफ हम उसकी बढ़ा लेते हैं। दही थोड़े खट्टा हो जाएगा पर फिर भी उसकी क्वालिटी और उसकी जो उससे हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो रह जाता है। दूध जल्दी खराब होगा। फिर और उसमें हमने एडिशन किया कि अगर हम उसका पनीर बनाते हैं, शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है, मार्केट में उसकी वैल्यू कच्चे दूध से कहीं ज़्यादा है, खपत भी बहुत है और वैल्यू तो है ही, तो हमको उससे आय भी बढ़िया मिलती है। फिर मिल्क प्रोडक्ट्स में एक जो सबसे लॉन्ग शेल्फ लाइफ वाला प्रोडक्ट है उस पर कॉन्सेंट्रेट किया, घी पे काम किया, क्योंकि घी की शेल्फ लाइफ सबसे ज़्यादा है। और जब हम घी बनाते हैं तो एक बाई प्रोडक्ट मिलता है, वो भी मुझे आय देता है, छाछ। जब हमने घी बनाया बिलोना मेथड से, उसको हमने आप जो घी बनाते हैं तो वो बिलोना मेथड से तैयार करते हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड था, क्योंकि उसके जो घी की क्वालिटी भी फर्क है। तो नेचुरली आप जितनी वैल्यू आप अपने प्रोडक्ट को देंगे उतनी वैल्यू आप मार्केट से ले पाते हैं। तो अगर मैं बिलोना मेथड नहीं यूज़ करूं, ठीक है, मेरे पास शायद यील्ड ज़्यादा आ जाए, मतलब मेरे को घी ज़्यादा मैं निकाल पाऊं, कम मेहनत से निकाल पाऊं, पर फिर वो मुझे इतनी आय अर्जित नहीं करके देगा। तो हम ट्रेडिशनल मेथड पे स्टिक के, क्वालिटी बेटर है, वैल्यू ज़्यादा है, वैल्यू आएगी भी मेरे पास ज़्यादा। पर और साथ ही साथ उसका जो बाई प्रोडक्ट है छाछ का भी बहुत अच्छा मार्केट अपने को अभी बना हुआ है। तो आपने घी और छाछ, दही, पनीर, सभी चीज़ों पे अपने प्रोडक्ट्स पे काम किया जी। और चूंकि आप आज के समय में समझ भी रहे हैं भी, लोग खाने पीने के प्रति अवेयर भी होते जा रहे हैं, इनकी जो प्रोडक्ट्स की डिमांड भी खासकर आने वाले समय में और बढ़ने वाली है। हमारे देश में मैम पशुपालन का काम ज़्यादातर महिलाएं करती हैं और हमारा देश कृषि प्रधान देश भी है। ठीक है, कई जगह पुरुष भी, हमारे भाई भी उनकी मदद करते हैं। तो आपको क्या लगता है भी वो जो काम कर रहे हैं उसमें वो कहाँ सुधार कर सकते हैं, क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं भी जो ऑलरेडी वो जो काम कर रहे हैं वो उनके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, ज़्यादा बेनिफिशियल हो, भी कोई ऐसा पॉइंट वो जिनको वो नज़रअंदाज कर रहे हैं? ये थोड़ा आप अपने एक्सपीरियंस से शेयर करें हमारे साथियों से। आपने ना बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे उठाया और जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़रूरी बात है ये, कि अपने घरों में, गांवों में, हर घर में 1 से 4 पशु घरों में आपको मिल जाएंगे। छोटा डेयरी फार्म नहीं, पर 2 या 4 पशु तो होंगे। और 100% काम जो मैंने ऑब्जर्व किया है महिलाएं करती हैं। और आपने बोला हाँ पुरुष मदद कर दें, ठीक है, चारा आ गया या कुट्टी कर दी चारे की, वो कर देंगे, पर देखभाल जो है, चाहे वो भैंस हो चाहे गाय हो, महिलाएं कर रही होती हैं। अब जो कमी जो सबसे बड़ी मुझे अखरती है, खलती है, जो हमारे गाँवों में है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, पशुपालन विभाग हैं, आप लोग हैं, आप हम लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं जहाँ पे कि किसानों को बुलाया जाता है, उनको बहुत चीज़ों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो होते हैं, कैंप्स लगाए जाते हैं। तो उन कैंप्स में मैं जितने भी कैंप्स में गई, 95% ऑफ द कैंप्स 100% केवल पुरुष ही अटेंड कर रहे थे, एक भी महिलाएं वहाँ नहीं थी। तो आप जैसे किसी ने आकर के, या किसी और साइंटिस्ट ने, या किसी वेटनरी सर्जन ने आके कोई भी बात बताई कि भाई इस तरीके से हमें पशु की देखरेख करनी चाहिए, हमें उनके थनों का इस तरह से रखरखाव करना चाहिए, या ये सिम्टम देखते ही हमें इसके लिए ये उपाय कर लेना चाहिए, पुरुष सुन के गए। पुरुष जब तक घर पहुंचे आधी बात भूल गए, आधी बात उन्होंने घर की महिला को बताई या नहीं बताई, हो सकता है नहीं बताई, और अगर आधी बात भी बताई तो वो किस रिलेशन में उसको समझ पाई, आगे जाके वो इम्प्लीमेंट जो होना था वो हो ही नहीं पाए। तो एक तो महिलाओं को आगे बढ़ के आना चाहिए, परिवारों को भी उनका सहयोग देना चाहिए, पुरुषों को समझना चाहिए कि देख रेख वही कर रही हैं। तो कभी भी कोई सरकारी कैंप लगे तो
उल्लास के साथ, हर्ष के साथ जाएं कि हम यहाँ से कुछ सीख करके आएंगे और महिलाएं उसमें पार्टिसिपेट कर पाएं। एक ये बहुत ज़रूरी चीज़। जी। दूसरी जो मैंने और खुद नोटिस की, अभी भी जैसे गांव में कोई पशु किसी घर में बीमार हो जाता है, डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर पहुंचता है, फिर वो महिलाएं आकर के उन्हें नहीं बता रही, ना उनसे सुन रही है कि क्या है। अब जो घर के पुरुष हैं, हमारे पिताजी हैं या हमारे पति हैं, वो बताते हैं उन्हें कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो डॉक्टर उस सिम्टम के हिसाब से गाय को वहां देख के, भाई सामने हमने पशु को देखा, पर जैसा मनुष्यों के लिए इतना एडवांसमेंट हो गया है, अभी पशुओं के क्षेत्र में हम इतना एडवांस नहीं कर पाए, और इतने बड़े पशु हैं कि हर बार उनको टेस्ट और उसके लिए ले भी नहीं जा पाते। तो सामने से देखकर और जो बताया जा रहा है उसी के हिसाब से हम उनका उपचार करते हैं। तो जो एक दिन से पूरा देख रहा है कि क्या चल रहा है, वो तो बता नहीं रही, बता रहे हैं घर के पुरुष जिन्होंने उनसे केवल सुना, फिर वही चीज के आगे कितना कम्युनिकेट किया। ये वो चाइनीज विस्पर्स जैसा हो गया कि आपने मुझे एक वाक्य बोला, उसको आगे मैंने किसी को बोला, आगे किसी को बोला, जो 10वें व्यक्ति ने बोला वो बिल्कुल ही अलग वाक्य था, सही व्यक्ति तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची। तो उसी में ये उपचार में एक गैप रह जाता है, जिस वजह से कि हमारे यहाँ बहुत बार पशुओं की हानि भी हो जाती है, किसान का भी उस तरह से लॉस होता है। तो ये लॉस बचाने के लिए थोड़ा सा महिलाओं को जागरूक भी होना पड़ेगा, और परिवारों से मेरा निवेदन है कि वो भी इस बात को सपोर्ट करें, सहयोग दें कि महिलाएं जो काम कर रही हैं वो बिल्कुल उसको अच्छी तरह से कर पाने के लिए जानकारी तो सही जगह से ले पाएं। ये तो मैम आपने बहुत अच्छी बात बताई। हालांकि हम लोग अपने क्षेत्र पे एक्सटेंशन एक्टिविटीज़, वेलफेयर कैंप, एनिमल वेलफेयर कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। ये बात सही है कि ज़्यादातर कैंप्स में हमारे पुरुष साथी या भाई ही पार्टिसिपेट करते हैं। लेडीज़ को बुलाया जाता है लेकिन वो कभी कभी आ पाती हैं, आ नहीं पाती। तो ज़्यादातर काम है महिलाएं पशुपालन से जुड़ा हुआ जो है वो करती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे साथी इस वीडियो को सुन रहे होंगे वो इस बात से जरूर प्रेरित होंगे कि हमारी जो मातृशक्ति है, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो पशुपालन का काम तो ऑलरेडी कर ही रही है ना, लेकिन जो उससे जुड़ी हुई जो सूचनाएं हैं, जो जागरूकता की बातें हैं, वो ज़्यादा अच्छे से उन तक पहुंच पाए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। जो काम तो पूरे परिवार का है, पूरे समाज का काम है और पूरे राष्ट्र का काम है। अगर महिलाएं उसको ज़्यादा अच्छे से सुनेंगी, समझेंगी, तो प्रॉफिट तो पूरे घर का ही होगा, घर का होगा, गांव का होगा, देश का होगा, देश का होगा। उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं सक्रिय रूप से इस चीज़ में भागीदार बनेंगी। तो आपने कैसे चुनाव किया? अभी आपको जो देसी नस्ल में तो बहुत सी गाय हैं, कि आपने साहिवाल गाय रखनी है या कोई हरियाणवी गाय रखनी है, इसके सिलेक्शन के लिए जो कंक्लूजन है, इसका जो निष्कर्ष है, उस तक आप कैसे पहुंची हैं? पहले तो जैसे कोई ज्ञान ही नहीं था कि देसी गाय और क्रॉस गाय, या मतलब पता ही नहीं था गायों के बारे में। पर जैसे जब NDRI से कोर्स किया तो विभिन्न उनकी अपने को ब्रीड्स के बारे में पता चला। जब वो पढ़ा तो फिर ये भी देखा कि अपने ही देश में कितनी ब्रीड्स हैं, हर एक इलाके की अलग अलग, जो उन इलाकों की हैं। तो मैंने तो जिस जगह पे हम अभी स्थित हैं, हमारा यहाँ पे लैंड है, तो यहीं के हिसाब से जो यहाँ की नस्ल हैं, जो यहाँ मेरे हिसाब से इस आबो हवा में अच्छी पनप सकती हैं, उनके बारे में सोचा। मैंने अपने लिए ही सोचा, मैं खुद भी यूरोप भी रह के देख लिया कि मैं वहाँ पे नहीं एडजस्ट हो सकती, मुझे अपने ही देश का, अपनी ये मिट्टी का वो चाहिए। तो फिर मुझे भी लगा कि यहीं की नस्ल देखी जाए। फिर उस पर और स्टडी किया तो नेचुरली जो मिल्च ब्रीड्स में जो हाई हैं, अगर आपको व्यवसाय के रूप में लेना है तो आप चाहेंगे कि भाई आप उनसे जो आय भी ले पाएँ, अच्छी इनकम ले पाएँ, तो फिर अच्छी मिल्च ब्रीड में साहिवाल, थारपारकर, ये जो जानी जाती हैं, तो इन्हीं पे कंसंट्रेट किया जाए। तो शुरुआत में सोचा कि साहिवाल, थारपारकर, राठी सभी का थोड़ा थोड़ा हम मिश्रण रखें। फिर धीरे धीरे करके समझ में आया कि उसके लिए बहुत सारा मुझे बहुत व्यवस्थित तरीके से, बहुत कैटेगराइज तरीके से काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए या तो मेरे पास बहुत बड़ा पैराफ्रेनेलिया हो, नहीं तो अगर मैं अकेले कर रही हूँ तो फिर हमने अपने को साहिवाल पे मेनली कॉन्सेंट्रेट किया। हरियाणवी मैंने इसलिए रखी क्योंकि उस गाय की मुझे एक जो क्वालिटी है वो मुझे बहुत पसंद आई। तो वो हम थोड़ी रखते हैं पर रखूँगी ज़रूर, उसको मैं अपने यहाँ ब्रीड डेवलपमेंट पे भी उन पे काम करूँगी कि वही खाना खा करके, जो साहिवाल को भी हम दे रहे हैं वही दाना अनाज उन्हें दे रहे हैं, पर उनमें जो ताकत है उनके शरीर में वो साहिवाल से कहीं ज़्यादा है। मैंने उनके छोटे बच्चों को भी देख लिया, जो हरियाणवी के बच्चे जो कूद फान मचाते हैं, वो साहिवाल के भी बच्चे बहुत कूदते फानते हैं, पर हरियाणवी वाले बच्चे, उनमें कुछ अलग ही बात है। और दूसरा जो पॉइंट मुझे उनके लिए लगा कि उनको पालन इसलिए भी आसान है, वो थोड़ा सा क्लाइमेट रेजिलिएंट लगी मुझे साहिवाल के कंपैरिजन में।
एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, चीचड़ियाँ नहीं होती उन पे, जो कि साहिवाल में हमको आमतौर पे मिलता है। तो हरियाणवी कुछ मैं ज़रूर यहाँ पे अपने आप पालूंगी, पर नेचुरली व्यवसाय करना है तो दूध ज़्यादा चाहिए, तो साहिवाल इज़ माई फर्स्ट चॉइस। इस बात को हम समझ सकते हैं कि चूंकि आपका जो फार्म है हरियाणा में है, और हरियाणा में हरियाणवी नस्ल का जिक्र होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमारे पशुपालक साथी भी समझें कि हरियाणा में होने की वजह से फार्म और हरियाणवी नस्ल को इन्होंने ज़्यादा बेटर पाया है। खासकर जो टिक्स वगैरह माइट्स हैं उनके रेजिस्टेंस जो है, उनको चीचड़ वगैरह कम लगते हैं, ऐसा इन्होंने माना है। और जो फीड कन्वर्जन जो एफिशिएंसी है, भोजन या चारे को जो पचाने की जो क्षमता और उसकी जो आउटपुट है, प्रोडक्शन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उनको साहिवाल में ज़्यादा मिला है। लेकिन हमारे साथियों को ये भी बताना चाहेंगे भी कोई भी जो गाय जिसके जो हम्प है, जिसके कुबड़ पाया जाएगा, उस गले पर गलकामल पाया जाएगा, जिस पर जो नेवल है वो उसके साथ मान लीजिए कंटिन्यूशन में होगी साहिवाल गायों में, तो वो गाय देसी नस्ल की गाय कैटेगरी में फॉल करती हैं। खासकर हम्प होना जरूरी है। और उसमें मिल्क के आउटपुट की दृष्टि से देखें तो बहुत से लोग जो कमर्शियल डेयरी फार्म के अंदर आना चाहते हैं, खासकर देसी गायों में, तो साहिवाल जो गाय है उनकी पसंदीदा नस्ल है। तो ये मैम का भी एक्सपीरियंस रहा है, भी उन्होंने साहिवाल गाय को प्रेफर किया कमर्शियल डेयरी फार्म, जो खासकर देसी गाय का जो फार्म ओपन करना चाहते हैं। मैम आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी भी जो हमारे यहाँ की जो गाय है, खासकर क्या होता है कि जैसे किसी जगह पे पर्टिकुलर कोई फसल ले लें, हम कोई भी नस्ल ले लें गाय की, तो ये एक हजारों लाखों सालों की इवोल्यूशन का परिणाम होता है। लगातार जो वातावरण के साथ में तालमेल बिठाकर कोई जो ब्रीड है या कोई खासकर वेजिटेबल है या क्रॉप है, वो उसके साथ अनुकूलन बिठाती है, तो वो वहां से डेवलप होती है। इसलिए उसको वहां के लोगों के लिए, उस गाय के लिए, उस एनिमल के लिए भी, और जो उस गाय को पालना चाहते हैं उनके लिए भी ये बेस्ट माना गया है कि उसी एरिया के अंदर जो नस्लें हैं या फसलों के मामलों में चाहे उनकी उस किस्म की जो किस्में हैं, वो वहाँ पे उनका डेवलपमेंट बहुत बेटर तरीके से हो सकता है। तो उन्हीं को पालना चाहिए, और उन्हीं पर अगर कमर्शियली काम हो सके, और आप तो ब्रीड इम्प्रूवमेंट पे भी काम कर रही हैं, तो ज़्यादा बेटर माना जाता है। पहले ऐसा मानते थे कि जो बड़े शहर हैं, दिल्ली है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, या चौथा चेन्नई है, जैसे हम पहले दूरदर्शन पे देखते थे, तो इन बड़े 4 महानगरों के तापमान दूरदर्शन पे बताए जाते थे जी। ये 4 महानगरों का तापमान रहा। तो फिर धीरे धीरे सुनने में लगा कि महानगरीय जीवन शैली, तो अब तो हम जैसे छोटे शहरों से मैं खुद बिलोंग करता हूँ, तो जब जैसे महानगरों की जीवन शैली है या छोटे नगरों की भी जीवन शैली वैसी हो रखी है, इसको हम क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर बदलता युग अपने साथ में कुछ अलग तरह के परिवर्तन लेके आता है। तो उसको लेकर लोगों के खान पान में, आहार में भी चेंजेस आ रहे हैं, कि रैट रेस भी चल रही है, भाग दौड़ भी है, जीवन शैली भी लोगों की बदल रही है। तो आप एक रेवनर फार्म के रूप में आप उनके लिए क्या कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, क्या सलाह देना चाहेंगे, इसके बारे में हमारे जो साथी हैं उनको थोड़ा बताएं आप। जैसे मैंने अभी पहले ही बताया था कि हमने खेती जोड़ी इसके साथ, जी जी। पशुपालन के साथ, तो मतलब उससे हमने एक पंथ दो काम हुए कि एक हमारा रेवेन्यू जनरेशन का एक नया जरिया मिल गया कि मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ साथ हम अनाज, तेल, ये सब भी हमको रेवेन्यू दे रहा है। दूसरा ये भी फ़ायदा हुआ कि हम अच्छी चीज़ें मिडिल क्लास फैमिली तक भी पहुंचा पाए। अगर मैं खाली दूध पे ही डिपेंडेंट रहती तो शायद मुझे दूध के प्राइस, क्योंकि जो पर लीटर प्रोडक्शन कॉस्ट मुझे यहाँ एक एनसीआर में बैठ के, महानगर में बैठ के आती है, वो गांव से कहीं बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे हर चीज़ हमें महंगी पड़ती है। तो अगर केवल दूध पे ही डिपेंडेंट रहती तो मुझे अपने मिल्क का प्राइस बहुत हाई करना पड़ता। बहुत सारे लोग होंगे व्यवसाय में जो कि ये कहने में ना बहुत गर्व महसूस करेंगे कि हमारा दूध इतना रुपए लीटर पे बिक रहा है, हम और प्रगति कर रहे हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि मैं उस दिन अपने को बिल्कुल सफल मानूंगी जब मैं कह पाऊँ कि मैं अपने यहाँ पे कॉस्ट ऐसी ला पाई हूँ, चाहे बाकी प्रोडक्ट्स की सेल से, चाहे यहाँ मैनेजमेंट की सेल से, कि वो उस कॉस्ट का, इस सुपर क्वालिटी का दूध एक मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर पा रही है। बहुत बढ़िया। तो मेरा ध्येय ये है कि धीरे धीरे करके ऐसे प्रोडक्ट्स, और क्योंकि अगर मैं इसकी कीमत बढ़ाती जाऊं, गर्व की बात है कि भाई मेरे यहाँ इतना अच्छा दूध है कि इतने पैसे पे जा रहा है, पर जो उस पैसे पे खरीद पा रहा है
उसकी काबिलियत ऐसी भी है कि वो डॉक्टर पे भी खर्चा कर लेगा और डेली की सप्लीमेंट गोली भी खा करके बढ़िया जी लेगा। पर मैं चाहती हूँ ये सारे प्रोडक्ट्स और ऐसा मॉडल बन पाए इस फार्म पे कि बाकी लोग भी इसको फॉलो कर पाए और आम मिडिल क्लास फैमिली में अच्छे प्रोडक्ट्स घर पे पहुंच पाए। ये भी है अपना यहाँ। आप चाहते हैं कि क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हाई जो पैरामीटर्स हैं, जो बेंचमार्क्स उनको फॉलो करें, वो जो प्रोडक्ट्स आपके, और आम आदमी तक या मिडिल क्लास तक वो पहुंच भी पाए, वो अफोर्डेबल भी हो। ये ध्येय तो आपका बहुत शानदार है और हम आपके लिए ये प्रार्थना करेंगे कि ये आप इसमें कामयाब हो। इसमें सिर्फ नहीं आपका सिर्फ भला छुपा हुआ है, मुझे लगता है कि समाज का जो लोग, जो आपके कंज्यूमर्स भी हैं, उनका भी बेनिफिट छुपा हुआ है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि भागदौड़ के जीवन शैली में वो सब लोग जो चीज़ें रेडीमेड चाहते हैं कि चीज़ें में ऐसे मिल जाएं, वो पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें हैं जिनमें पूरी गुणवत्ता हो, न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट हो। अभी एक रिसर्च आई थी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की कि जो हम चीज़ें खा रहे हैं, जो हम अनाज खा रहे हैं या जो दालें ले रहे हैं या फल फ्रूट भी ले रहे हैं, उनमें जितने न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए वो न्यूट्रिएंट उनमें नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपका जो फार्म है इसमें भी कुछ ना कुछ थोड़ा ही सही कंट्रीब्यूट जरूर करेगा। हाँ, इसमें यहाँ पे हम सॉइल हेल्थ पे भी वही काम कर रहे हैं। जैसे बोला, गौ आधारित खेती को चूज ही इसलिए किया कि जो हम वर्मी कंपोस्ट की बात करें, जो केचुआ खाद बनाई जाती है, उसमें केचुआ हम बाहर से डालते हैं। हम सॉइल हेल्थ पे काम कर रहे हैं कि हम अगर उसमें गाय का गोबर और गाय का गौमूत्र जब वहाँ पहुँचा रहे हैं, तो जो नेचुरल केचुए थे हमारे, जो केचुए मर रहे थे केमिकल के उपयोग से, वो वापस जमीन में आ जाए, क्योंकि वो ही किसान के सबसे बड़े साथी हैं। बिल्कुल, जो केचुए थे, बिल्कुल सही। तो वो सॉइल हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं ताकि अब उससे जो उपज ली जाए, वो जो केचुए भी नीचे उसमें काम कर रहे हैं, एरेशन का जो उन्होंने सॉइल पे काम किया और उससे और माइक्रोफ्लोरा जो वहाँ डेवलप हुआ, वो मेरे ग्रेन में उस न्यूट्रिएंट्स की कमियों को जो आ गई थी इन गत सालों में, वो हट जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। जैसे आप आज के समय में एक पशुपालक हैं, महिला उद्यमी हैं, एक शिक्षक भी रही हैं, आपने जीवन के कई सारे इंद्रधनुषी रंग हैं, उनको देखा है, जिया है। तो अभी जो बच्चे स्कूलिंग कर रहे हैं या कॉलेजेस में हैं, जो युवा अपना कैरियर आगे बनाना चाहते हैं, बना चुके हैं, उनको कोई आप जीवन शैली से जुड़ी हुई कोई एडवाइस या सलाह या अनुभव बांटना चाहें तो वो क्या होगा? कि कुछ तो सरकार ने भी इस तरफ एक स्टेप लिया है जिसकी मैं बहुत सराहना करती हूँ। नॉर्मल जो स्कूल के कोर्सेज हैं उसमें एक वोकेशनल का कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है जी, जिसमें बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट वाले एटलीस्ट बच्चों को 10th के लेवल पे उन चीज़ों का इंट्रोडक्शन, अवेयरनेस मिलने लग गई है। तो मेरी सलाह इन बच्चों के लिए, नवयुवकों के लिए ये है कि केवल उसको ये ना समझे कि स्कूल में एक सब्जेक्ट और ऐड कर दिया गया, बल्कि उसके बारे में भी जानने की कोशिश करें और उससे उन्हें समझ में आए कि ये भी एक व्यवसाय है और ऐसा नहीं कि ये वो व्यवसाय है जो कि पहले तो माना जाता था कि किसान ही वो कर रहा है। पहले नहीं, मतलब बीच के कुछ सालों में ये एक धारणा हो गई थी, जिसका जो काम था वही करेगा। नहीं, जो किसानी कर रहा है, जो गाय वाला ना गंवार है, जो नहीं, जिसको नौकरी नहीं मिल पाई, वो ये कर रहा है। पर ऐसा नहीं है, ये भी एक व्यवसाय है और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से करा जाए और अच्छे तरीके से आप इसे किया जाए तो बहुत अच्छे आय अर्जित करने वाला है। और आगे कोरोना काल में हम सब ये चीज़ झेल चुके हैं कि हम अगर अपना खान पान पे ध्यान नहीं दें, हम अपने आप को उसमें ठीक नहीं रखें, तो स्वास्थ्य केवल कोरोना से नहीं, और भी तरह तरह की बीमारियां हैं जिससे कि हम बिल्कुल बेहाल हो सकते हैं और आगे का तो कुछ भी नहीं पता, और कैसी कैसी और बीमारियां या कैसे और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ आ जाएं। तो अपने स्वास्थ्य का तो ध्यान रखने के लिए जितने ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे उतना ज़्यादा इसमें लाभ भी होगा, उतना ज़्यादा इस एरिया में मतलब डेवलपमेंट हो पाएगा। जितने ज़्यादा जुड़ेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा। तो जो यूथ है उनको इसको भी एक उस तरह से देखना चाहिए कि ये भी एक कैरियर है, ये भी एक कैरियर है और प्रॉफिटेबल कैरियर है। और दूसरा, जो गांवों में एक ट्रेंड बन गया था कि महानगरों की तरफ पहुंचे, नौकरी करें, वो लाइफस्टाइल है। एंड विद चेंजिंग टाइम्स यस है कि वहाँ पे आपको ज़्यादा लग्जरीज मिल रही हैं, वो आपके लिए रहेगा। पर मेरा जो अपने आप का ये रहा कि नौकरी भी करके देखी और अब अपना व्यवसाय भी करके देखा। नौकरी करने में मैं हमेशा किसी के नीचे ही रही जी। अपना व्यवसाय करने में मैं यहाँ पे कई लोगों का पेट अब पाल पा रही हूँ। कई परिवार हैं जो मेरे यहाँ पे जिनको कि मैं उनके घर
के पालन पोषण के लिए उनको माध्यम बन रही नौकरी दे पा रही हूँ यहाँ पे। आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रही हैं, वही रोजगार तो जो उत्पन्न कर रही हैं आप। युवा है वो भी ये देखे कि वो अपना रोजगार खाली अपने लिए करेगा या खुद ऐसा बन सकता है कि तमाम लोगों के लिए रोजगार खड़ा कर दे। बहुत बढ़िया मैम। पशुपालक साथी समझें कि न सिर्फ मिलन शर्मा जी एक महिला उद्यमी हैं, बल्कि महिला सशक्तिकरण का भी एक शानदार उदाहरण है। आपने न सिर्फ एक फार्म को सस्टेनेबल बनाया, जबकि रोजगार के नए साधन भी उत्पन्न किए, और साथ में गो आधारित जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, दूध है, दही है, छाछ है, पनीर है, समाज के लोगों तक उनको पहुंचाया भी, और साथ में जैविक खेती भी की, ताकि जो अच्छे किस्म के जो आपके पास जो दालें हैं, सारे अनाज हैं, तो अनाज आटा, हैं, दलिया, कोल्ड प्रेस तेल, कोल्ड प्रेस्ड जी तो ये आप उन लोगों तक पहुंचा पा रही है। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी चीज़ें लोगों को प्रेरणा भी देंगी कि गो आधारित कृषि एक बहुत शानदार मॉडल है। तो मैम से हमने बातें की, अभी हम इस डिस्कशन के नेक्स्ट राउंड में पहुंच रहे हैं। अभी मैम से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक रैपिड फायर राउंड होगा मैम। उसके पहले एक और चीज़ जो मैं जुड़ना चाहूँगी जी, किसानों के लिए या युवाओं के लिए जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, कि वैल्यू एडिशन जो भी हमने खेती का लिया या मिल्क का लिया वो तो ठीक है, वैल्यू एडिशन हमें वेस्ट का भी करना चाहिए जो हम अपने इस फार्म पे कर रहे हैं। मतलब जितना भी गोबर और गौमूत्र हमारे पास है उसका भी हम यूटिलाइजेशन कर पाएँ। तो अगर आपके घर में 2 भी पशु हैं तो भी आप एक छोटा सा गोबर गैस प्लांट तो ज़रूर डालिए घर में, और ज़्यादा हैं तो आप बड़ी कैपेसिटी का गोबर गैस प्लांट डालिए। हमारे यहाँ 85 क्यूबिक मीटर का गोबर गैस प्लांट है। उससे हम 2 तरह के फ़ायदे लेते हैं। एक तो हमारी सारी कुकिंग, जितना भी हमें गाय के लिए दलिया बनाना है, जितने परिवार रह रहे हैं उनका खाना पीना, पनीर घी, सब हम गोबर गैस पे कर लेते हैं। तो मतलब मैंने बाहर से गैस का खर्चा खत्म कर दिया। दूसरा, जो उससे स्लरी उत्पन्न होती है, वो अपनी कृषि विज्ञान केंद्र वाले भी बताते हैं कि फार्म यार्ड मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट हर किसी से कहीं ज़्यादा अच्छी पकी हुई खाद वो स्लरी है। तो आपको खेती के लिए मुफ्त की स्लरी मिल रही है, साथ में ऊर्जा मिल रही है। तो आपके यहाँ अगर 2 भी पशु हैं तो छोटा सा गोबर गैस प्लांट भी डालें, ज़रूर डालें, और वेस्ट पूरा मैनेज करें। गोबर के और भी अब बहुत प्रोडक्ट्स का मार्केट बन गया है, वो भी हम यहाँ कर रहे हैं। दिए बनते हैं, धूप बत्ती बनती हैं, मूर्तियाँ बना लेते हैं। तो उससे जो आसपास के जो लड़कियां हैं, युवाएं हैं, वो उस पर कलरिंग कर लेते हैं, तो उनके लिए भी एक हम रोजगार। अच्छा, आप गोबर से दिए वगैरह, मूर्तियां और कुछ चीजें आप अलग से भी बना रहे हैं जी। तो उसमें आपको जो है लोकल जो लेवल पे आपको हेल्प मिल जाती है, बिल्कुल, और वो सेल भी हो जाते हैं जैसे त्योहार का सीजन हो जाता है। बिल्कुल डिमांड रहती है। दिए हम पूरे नहीं कर पाते, इतनी डिमांड है अभी हमारे पास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो चीजें सीखनी चाहिए सभी को भी। सिर्फ आप दूध पे डिपेंड नहीं हो, वैल्यूडेशन भी करें, और जो वेस्ट है उसको भी कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि आपको गैस परचेज नहीं करनी पड़ती है, तो वो पैसे बच गए अपने, और साथ में इको फ्रेंडली हो गया, है ना। खुद के जो गोबर है उसका, जो गायों का, उसी से आपने गैस प्रोड्यूस कर ली, और जो स्लरी है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको आपने एज ए मैन्योर के रूप में अपने यहाँ भी और बेच भी लेते हैं। एक टैंकर 1000 रुपए का आमतौर पे चला जाता है। तो पशुपालक साथी समझे भी, ये जो मॉडल एक्चुअल में एक काफ़ी सारे डायमेंशंस को, बहुत से आयामों को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं, और इस मॉडल के बारे में थोड़ा जानेंगे हम। साहिवाल ज्यादा है, मैंने जैसे आपको बताया, पर हरियाणवी पे भी हम काम कर रहे हैं। तो एक हरियाणवी भी यहाँ बैठी है, और जो मेरी ये लाली खड़ी हुई है जो आपको देख के डर रही है, ये सबसे ज्यादा डरती है देख के कि कोई नया आ गया तो मुझे कोई तकलीफ ना पहुंचा दे। इसके पीछे खड़ी है मेरी, जो मैंने बताया, जो हमारी बिगेस्ट ब्रेड अर्नर ऑफ दिस फार्म जो रही है, जिसने सबसे ज्यादा हमारे को इनकम दिलाई है, मनीषा। वो है पीछे मनीषा, जिनका आप जिक्र भी कर रहे थे, जिनका मैं जिक्र कर रही थी। हाँ जी। तो यहाँ ज्यादा गाय हमारी हमने उनके लिए, क्योंकि अब गौचर भूमि नहीं रह गई है, तो अभी आपको दिखाएंगे, जो दीवार के सारे रास्ता बना दिया ताकि गाय उसमें आराम से टहल सकें, बैठ सकें। पर ये आप देखने में बंधी हुई है क्योंकि ये कुछ शैतान वाले बच्चे हैं जो मारते हैं दूसरों को। तो इसलिए ज्यादातर गाय आपकी ओपन में रहती है, खुली, बाकी सब रहती है जी। कुछ गाय ऐसी हैं जिनको आपने बांध के रखा। हाँ, क्योंकि ये मारपीट कर देती हैं तो फिर चोट लग जाती है दूसरों को, तो वो ठीक नहीं है। ये आपका शेड वगैरह है? ये शेड है। मिल्किंग के टाइम जब दूध निकालना है और जब दाना पानी है, तब ये सब इधर शेड में आ जाएंगी सारी गाय जो। और वो गाय है, उधर से दिखाएं आप राजेश जी। देखो ये गाय है, थोड़ा नजदीक लेके आए। वो है मनीषा हमारी। मनीषा गाय है ये, और
आपके पास अच्छी साहिवाल गाय है, बॉडी कंफर्मेशन मैं चल के दिखाऊं बिल्कुल आपको? बिल्कुल दिखाएं। ये है हमारी मनीषा। अब एज में काफी बड़ी हो गई है ये, पर इन्होंने हमें 3 बहुत स्वस्थ बच्चियां दी हैं और तीनों की काविंग भी हो चुकी है, एक की तो सेकंड काविंग हो चुकी है और बहुत प्राइजेस जीत के आई है ये आपकी मोस्ट प्राइज विनर का मेरी प्राइज विनर का हुआ है। तो आप जो जनरली जो यहाँ पे जो फार्म मेंटेन कर रही हैं उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान प्रेफर करती हैं या नेचुरल सर्विस उसकी तरफ जाती हैं? क्या किस तरह का मतलब मैनेजमेंट लेके चलते हैं? हम दोनों ही करते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो करना ही करना है, क्योंकि अगर हमें जो आगे ब्रीड डेवलपमेंट करना है, ब्रीड इंप्रूवमेंट करना है, तो अच्छी क्वालिटी का सीमेन जिसका पूरा रिकॉर्ड हम रख सकते हैं, डैम यील्ड अच्छी रही है और अच्छा रिकॉर्ड रहा हो, तो वो यूज कर रहे हैं आगे। और कुछ केसेस में हमारा बुल भी पीछे इधर दिख रहा है, भोला इनका नाम है, इनको भी यूज करते हैं, क्योंकि ग्रेजुअली पता चला कि किसी की किंक है, तो हमारा आर्टिफिशियल सेमिनेशन के टाइम पे सीमेन पहुंच ही नहीं पा रहा है शायद सही जगह पे, इसलिए वो रिपीट हो रही है बार बार। तो उसमें तो फिर हम नेचुरल, अब एक्सपीरियंस से पता चल गया है कि कौन सी गाय हमारी आर्टिफिशियल से कंसीव नहीं करती है, तो उन पे फिर हम नेचुरल सर्विस पे ही आते हैं। तो जो आपके फार्म में जो काविंग होती है, तो इंटर काविंग जो पीरियड है औसतन कितना रहता है? अभी इतने ब्याज के समय लगता है, एक गाय आज ब्याई है तो कितने समय बाद वो दूसरी बार ब्याह जाती है वही गाय? हमारा नॉर्मली 12 to 14 मंथ्स है। बड़ा अच्छा है। तो पशुपालक साथी ध्यान दें, 12 से 14 महीने अगर इंटर काविंग पीरियड मतलब 2 ब्याज के बीच का समय रहता है, इसको बड़ा आदर्श समय माना जाता है और ये एक बहुत अच्छे मैनेजमेंट और बहुत अच्छे फार्म की निशानी होती है कि 2 पशु के दोनों ब्याज के बीच में अगर 12 से 14 महीने का समय रहता है। इससे पता लगता है कि नेचुरल मैनेजमेंट अच्छा है, उनकी फार्म की जो फार्मर हैं, डेयरी फार्मर हैं, उनकी मैनेजमेंट भी अच्छा है और फीडिंग प्रैक्टिसेस भी उनकी बहुत अच्छी है। जी मैम, ये से बता दो। हाँ, ये अपना 85 क्यूबिक मीटर का गोबर गैस प्लांट है। 85। हाँ, जहाँ आप खड़े हुए हैं यहाँ पे ड्रेन्स बनी हुई है हमारे शेड में, वहां से सारा यूरिन इसमें आ जाता है जी। तो और पीछे की तरफ एक जगह है जहाँ पे हम गोबर कलेक्ट करते हैं। अब उस गोबर को नॉर्मली घोलने के लिए पानी यूज किया जाता है जो कि इसमें चला जाएगा, हम उसको यूरिन से घोलते हैं। अच्छा। इसमें यूरिन आ रहा है, ये यूरिन पंप कर देते हैं गौमूत्र सारा, तो और रिच स्लरी हमको मिलती है। डाइल्यूट नहीं होते हैं जो, हाँ, पानी नहीं डालता। हाँ, और तो जो स्लरी जो निकलेगी उसमें यूरिन के भी हमको फायदे हैं, गोबर के भी आ जाते हैं, उसे यूरिन से घोल करके इसमें चला जाता है। गैस, ये पाइप्स निकले हुए हैं पूरे फार्म में, हम इसी से पाइप गैस सप्लाई कर रहे हैं, सारा खाना पीना इसी से बनता है, जो लेबर रह रही है उनका भी, अपना पनीर घी जो भी प्रोसेसिंग करते हैं वो भी, मेरा भी खाना। और नॉर्मल चूल्हा जो गैस का है वो लगता है, बस उसका जो एक पिन होती है वो तो अलग आती है गोबर गैस के चूल्हे की, सेम होता है बाकी। हाँ, बाकी सारा कुछ सिस्टम वही है जो नॉर्मल घरों में स्टोव यूज किया जाता है, गैस जो गैस जो प्रोड्यूस होती है, तो ये आप कभी इसकी कैपेसिटी क्या है, कभी इस पर बात हुई भी इतनी कैपेसिटी की, या आपके जो आप ऐसा लेते हैं इसको भी जितनी चाहिए गैस उतनी यूज हो जाती है? हमारी तो हमारे पास तो सरप्लस ही बन रही है, सर्दियों में थोड़ी कम हो जाती है बनना। अच्छा। और गर्मियों में तो हमेशा सरप्लस ही रहती है, ज्यादा ही होती है, तो कई बार क्योंकि ओवरफ्लो स्लरी करने लग जाती है तो हमको गैस को रिलीज भी करना पड़ जाता है। पर अब धीरे धीरे प्रयास है कि हम इसको कर रहे हैं। इसके लिए हमें वॉशिंग यूनिट, वो बोलते हैं क्लीनिंग यूनिट, बॉटलिंग करने से पहले, मतलब सिलेंडर में भर के अब इसको स्टोर भी किया करेंगे, स्टोर भी करेंगे, अब करेंगे, आगे प्रोसेस में है। तो आप ये देखिए कि कितना अच्छा ये मॉडल है कि नेचुरल देसी गायें, उनकी यूरिन कलेक्शन के लिए अलग से इन्होंने एक स्टोरेज बना रखी है, और वो जो आप सिर्फ दिखाएं वहाँ गोबर को डाला जाता है, और जो गोबर को जो इन्होंने जो मिक्सिंग करनी है, इसी यूरिन को पंप करके मिक्सिंग करते हैं। फिर ये जो आप पीछे देख रहे हैं पूरा ये गोबर गैस प्लांट है, और यहाँ से पाइप्स वगैरह जा रही हैं, तो इनका जो फ्यूल है, जो गैस की जो यूटिलाइजेशन है, वो इनका खुद का अपना नेचुरल ग्रोन है, और इन्हीं से प्रोडक्शन हो जाता है, और इनको बाहर से खरीदना नहीं पड़ता है। तो एक आदर्श जो डेयरी फार्म, उसका जो मॉडल है वो कैसा होना चाहिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस पे चलती है एक जो 2 हॉर्स पावर वाली, वो है मोटर, वो भी चल जाती है, कुट्टी मशीन, चक्की, सब कुछ चलती है, सब कुछ चल जाता है। पर अभी और इंक्रीज करना है अपने को इसके साउथ वाले उस पे। मैं रिक्वेस्ट की है चेतन से कि हमें दान में दे दो, वो पैसे मांग रहे हैं, वो दान में दे दो तो हम 30 किलोवाट कर देंगे यहाँ। अच्छा। इसी शेड के ऊपर चिपका देंगे पैनल्स। अगर 30 किलोवाट हो गया तो फिर मैं औरों को भी दे दूंगी, बिजली ले जाओ। तो वो भी एक मॉडल होना चाहिए कि एक तो वेस्ट एंड एनर्जी, आप एनर्जी एफिशिएंट बनिए।
ये आपने जो ये शेड बना रखा है आपने जो, हाँ जी, किस ग्रुप और सेक्शन के लिए? ये अपने बच्चों के लिए है जो 3 महीने से ऊपर के बच्चे हैं सारे, और अभी मेच्योरिटी पे नहीं आए, मतलब हीफर्स नहीं हुए हैं कि उस पे, तो उन बच्चों के लिए है ये शेड, ताकि उनका जो डाइट और मैनेजमेंट फीडिंग, डाइट मैनेजमेंट फीडिंग उनकी वो अच्छे से अलग से, हाँ जी जी, उनकी मैनेज हम यहाँ पे कर पाए। और दूसरा ग्रेजुअली पहले तो शेड बना लिया जो पक्का वाला, फिर एक्सपीरियंस से देखा कि ये जो छप्पर वाला मॉडल है, राजेश दिखाओ इसको, पूरा दिखाओ। ये जो छप्पर जो हम बनाते हैं देसी गायों के लिए, और हमारे यहाँ की गर्मी और हर मौसम के लिए ये ज्यादा अच्छा है। जी जी। सर्दियों में भी ये गर्म हो रहता है और उस शेड से, गर्मियों में comparatively ये ठंडा रहता है। आए मैम, चलो बहुत पैसा बचता है अगर हम सारा ही कुछ ऐसा कर लेते। खैर कुछ चीजें तो ऐसी रहती मैम समय के साथ। पर ये भी है कि दूसरा वो बन गया, उसमें पैसा तो लग गया ज्यादा, गिर ना जाए उधर, नहीं तो भाग जाएंगे मेरे बच्चे सारे। पर देखने में वही अच्छा है। ये भी बहुत अच्छा है मैम। ये फिर ये कब बनाया आपने? ये तो बहुत बाद में बनाया, जब अपने पास बच्चे ज्यादा हो गए। अभी कुछ लोग जो पुराने जो ट्रेडिशनल जो रूफिंग है, फ्लोरिंग, उस पे काम भी कर रहे हैं। सतर्क हो गए अब कि कोई आ रहा है तो भाग चली। तो आपने इनके प्रॉपरली सभी जो बछड़े बछड़ियां हैं, काव्स हैं, हाँ जी, इनको टैग किया हुआ है। सभी साथी पशुपालक साथी देख सकते हैं कि प्रॉपरली टैग्ड हैं। टैग्ड होने से क्या है कि इनका डाटा वगैरह रिकॉर्ड मेंटेन करने में इजी हो जाता है, वैक्सीनेशन का, डिवर्मिंग का। तो ये डिवर्मिंग की कंटिन्यू अपने फार्म पे कंटिन्यू जो अपने प्रोसेस है कि जो बच्चा पैदा होता है तो 15th डे से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, और फिर मंथली कंटिन्यू करते हैं। फिर एक एज का हो जाता है तो उसके बाद हर्ड के साथ क्वार्टरली, जैसे आप लोग बताते हैं, तो हम क्वार्टरली इनकी डिवॉर्मिंग करें। इनकी वैक्सीनेशन भी प्रॉपर करवाते हो आप? वैक्सीनेशन तो बाईवैक देते हैं वो हमें ट्वाइस अ ईयर, और बीच में तो ब्रुसेला की भी मुहैया करवा देते हैं वैक्सीन। ये भी अच्छा है। तो डिवर्मिंग प्रॉपर हो रही है, वैक्सीनेशन हो रहा है और टैग लगे हुए हैं, तो इनका जो सायर का और डैम का, मतलब मदर और फादर का, मदर की जो प्रोडक्शन है, डैम की जो प्रोडक्शन है, उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रह पाता है। साथ साथ इनब्रीडिंग भी अवॉइड करनी है, तो अगर मेरे पास इनका मैं रिकॉर्ड नहीं रखूं नंबर, तो फिर वो मैं इतना हिसाब नहीं रख सकती इतने का, तो नंबर के साथ बिल्कुल डेटा एंटर करके रखते हैं। तो किसी भी फार्म पे रिकॉर्ड मेंटेनेंस की बहुत अलग इम्पोर्टेंस है, और जो भी हम काम कर रहे हैं वैसे तो सभी का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, चाहे हम एग्रीकल्चर में है चाहे फार्मिंग में है। तो ये रिकॉर्ड मेंटेन करने से कुछ चीज़ों को हम बेटर तरीके से कर पाते हैं। चलो, तो ये आपने जो कच्ची जगह छोड़ी हुई है बीच में, तो आप फार्मिंग कर रहे हो आप? हाँ जी, तो ये आपने पूरा इनके लिए ट्रैक डेवलप किया? हाँ, इनके लिए जैसे ये आइडिया तो मुझे अर्बन लिविंग से आया कि पार्कों में वॉकिंग का ट्रैक बना दिया जाता है। जी 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 कि लोग वहाँ पे पैदल घूम सकें। जी। अच्छा, ये तो मुझे समझ थी कि जो देसी गौवंश है इनको हम खूंटे से बांध के रखें तो ना तो हम इतना उत्पादन ले सकते हैं, और इनकी हेल्थ भी इफेक्ट होती है, खराब, उससे नुकसान रहता है, तो इनको खुला घुमाना जरूरी है। तो बहुत सोचा कहाँ छोड़ा जाए, बाहर तो गौचर भूमि है नहीं, तो वॉकिंग ट्रैक जैसा शहरों में बना, इनके लिए भी क्यों ना बना दिया जाए। और बड़ा सफल प्रयोग रहा है ये। अब आप इसका दूसरा भी एक फायदा है कि ये तो घूमती है, जो नीचे जो ये जो गोबर और गौमूत्र से इनका इकट्ठा होता है, हम हर 15 दिन में ट्रैक्टर से खींच लेते हैं, और ये हमारे लिए एकदम बहुत बढ़िया खाद का काम करता है। तो 15 दिन में जिसकी जो मिट्टी है उसको आप रोटेट करते हैं? रोटेट करते हैं, तो आपके वो खाद के रूप में भी, जब आप जैविक खेती करते हो, तो गोबर गैस प्लांट की जो मैन्योर मिलती है वहां से आपको स्लरी मिलती है, और ये भी दोनों जी काम में आ जाती है। हाँ। तो अभी जो फार्म बना रहे हैं लोग कच्ची जगह छोड़ते नहीं है, तो अब आप इससे सीख सकते हैं भी, जो भी अभी आप कर रहे चल रहे होंगे, आप इस पे चल रहे हैं तो आप फील करिए कितना मुलायम लगता है ये नीचे, बिल्कुल हार्ड नहीं रह जाता। तो ये जो पूरा जो ट्रैक है, इसको भी आपने डिवाइड किया हुआ है? हाँ जी, उधर कुछ और गाय हैं, ये इधर आपके काव्स हैं इधर? हाँ, इधर काव्स और हीफर्स हैं हमारे, जो छोटे हैं साइज में अभी थोड़े, और उधर बड़ी मैच्योर गाय हैं, अडल्ट जिनको हम बोले। डिवाइड करना बहुत जरूरी है, नहीं तो थोड़ा आपस में बुलिंग इनमें भी होती है, मतलब एक कोई दूसरे को मारने की जरूर कोशिश करता है, धक्का मुक्की भी करते हैं। तो यहाँ पे पेड़ भी काफी लगा रखे हैं आपने? जी, क्योंकि इनको
जो रियलाइज किया कि अपने देसी गौवंश को ना तो कूलर की ना फैन की कुछ ऐसी जरूरत नहीं है। मैंने देखा ये ज्यादा खुश रहते हैं यहाँ पेड़ों के नीचे, सही बात। बारिश भी होए चाहे सर्दी में भी, जिसको जैसी जरूरत होती है, धूप में थोड़ा चली जाती है फिर सरक के छाए में आ जाती है, तो यहाँ पे खुश रहते हैं। पानी का दोनों तरफ इनका अरेंजमेंट कर दिया है कि दिन भर खुला पानी प्यास लगे पी सकते। पानी पी सकते। तो ये नेचुरल जो क्लाइमेट है उसमें ज्यादा ये एडजस्ट भी कर पाते हैं अपने आप को, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, एक्सट्रीम वेदर कितना भी हो। तो ये जो पेड़ वगैरह कुछ पहले के लगे हुए थे, आपने मतलब सब लगाए, फार्म ओपन किया तब? नहीं, फार्म तो पहले से ही था, मैं यहाँ पे और गौवंश यहाँ पे बाद में आया, तो पेड़ तो पहले से ही थे। हाँ। जैसे मैं देख रहा हूँ कई जगह आपके वो मोरिंगा के पेड़ भी मोरिंगा के हमने बाद में लगाए, मोरिंगा पे हमने बहुत काम किया। अभी करीब 150 पेड़ है मोरिंगा के अपने पास जी। तो रेगुलर इनके डाइट में हम यूज करते हैं। तो मोरिंगा कितनी क्वांटिटी में यूज करते हो आप डेली डाइटिंग? देखिए एक्चुअली यूज करते हो या लीव्स? नहीं, हम फ्रेश लीव्स, और जब जैसे अभी बरसात के बाद अच्छा ज्यादा हरा पेड़ हो जाता है तो हम उनको ड्राई भी कर लेते हैं बाद में सर्दियों में, कि उतना। पर 150 पेड़ के बाद भी जितना मेरे पास अभी 100 गौवंश है, 100 हेड्स हैं यहाँ पे, तो हम पूरा तो नहीं दे पाते इन्हें कि हर एक किसी को अगर मैं चाहूँ कि मैं 250 ग्राम या आधा किलो पर डे पर काउ कर दूं, वो नहीं। अभी आपके पेड़ काफी ग्रो हो जाएंगे ना, फिर आप दे पाओगे आप, ऐसा लगता है हमें। देखिए ग्रो तो होने का उनका बेचारों को नौबत ही नहीं आ पाती, क्योंकि हार्ड प्रूनिंग कंटिन्यूसली होती है, क्योंकि उनको डेली खिलाना तो है ही। तो जो फ्रेशली काव्ड है, जो काविंग के करीब आ रहे हैं, उनको हम नहीं देते मोरिंगा, पर जो अभी फ्रेश काविंग हो गई उनको, और जो हाई मिल्क यील्डिंग में है अभी, उनको जरूर देते हैं। जी। तो लगभग अपने पास यहाँ पे मैम टोटल जो फार्म में गाय कितनी है फिलहाल? अभी 100 है। 100 के आसपास। हाँ, गाय तो मोस्टली पुरानी ही है। अभी अपने यहाँ की पीढ़ी, मतलब जो हमारे यहाँ पैदा हुई हैं बच्चियाँ जो मिल्किंग में आ गई हैं, वो 7 है। तो ज्यादातर जो गाय हैं उन 7 के अलावा थोड़ा सा चेंज होते रहता है हार्ड में, कुछ गाय नई एंटर होती रहती होंगी। अब तो बाहर से तो कोई भी 2018 के बाद कोई भी गाय नई आई है अपने यहाँ की। हाँ, खुद की गाय। हाँ, अब तो मतलब जा रही हैं, जैसे जो गांव वाले हैं जो थोड़ी कम यील्डिंग में हैं, वो ले जाते हैं घर में पालने के लिए। तो गांव वालों को भी आप जो? हाँ, गांव वालों को, क्योंकि ऐसी से देशी गौवंश जो हम चाहते हैं कि साहिवाल का भी अगर हमको बढ़ाना है ऐसे, उनके घरों में जब तक पहुंचेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। ब्रीड डेवलपमेंट भी कर रहे हो और ब्रीड का प्रचार प्रसार भी कर रहे हो आप। वो तो डेवलपमेंट के लिए वो बहुत जरूरी है ना। नैना देखो आप, या मेरा बच्चा इसलिए मुझे लगता है यार, शक्ल मुझे इसकी ऐसी कजरारी आंखें, एकदम सफेद शरीर। इसका नाम नैना है। हाँ, और इसकी मदर का नाम नीना। जैसे ऑलमोस्ट सभी का नामकरण हुआ। हाँ, ये गौरी है, माँ गंगा, तो गा से थी, तो गा से रखा, तो थोड़ा याद करना आसान रहता है, इसलिए वही अल्फाबेट कोशिश करते हैं कि वही अल्फाबेट यूज करें। भी थोड़ा मिलता जुलता नाम भी हो गया, बाकी कहीं मतलब कुछ किसी बाहर के आदमी को गड़बड़ हो जाए तो वो टैग से। हाँ, वो तो फिर टैग से देख सकते। हाँ, क्योंकि काम करने वाले तो बदलते ही रहते हैं, इन्हें तो याद नहीं रहता। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, मैंने बोला कोल्ड प्रेस मशीन है हमारे पास। जी जी। ये जो मशीन है, मार्केट में कोल्ड प्रेस की बहुत ज्यादा जानकारी लोगों को है नहीं। कोल्ड प्रेस, कच्ची घानी सबको एक ही माना जाता है, जबकि मतलब तेल 3 तरह का निकलता है, एक नॉर्मल मेटल एक्सपेलर, एक वुड क्रशर, और ये है प्रेस का। तो इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं, ये प्लेट इसमें लगाते हैं जी। ऊपर एक कपड़ा रखा जाता है, उसमें हम सरसों या तिल जिसका, या मूंगफली जिसका भी तेल निकालना है वो रखेंगे, उसके ऊपर से दूसरी प्लेट से दब जाएगा, इसके ऊपर एक और कपड़ा रखा जाएगा, फिर एक और प्लेट से, तो ऐसे इसमें 5 किलो सरसों आ जाती है, अलग अलग, मतलब ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर मान लीजिए, इस तरीके से। और उसके बाद इससे क्लोज करके पंप है अपने पास जो पीछे वो है, इसको प्रेस किया जाता है, तो दोनों प्लेटों के बीच में केवल दाब है, जरा भी ऐसा घर्षण, फ्रिक्शन नहीं है जिससे कि हीट आती। दबा रहे हैं, फ्रिक्शन नहीं है, तो हीट जनरेटेड नहीं है, केवल दबाया, और उसके कारण वो जो सीड कोट है, खल नहीं बनी, सीड कोट भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, आइसोथाइसाइनाइड नहीं बने, फिनोलिक कंपाउंड्स बच गए, स्मोकिंग पॉइंट बहुत हाई हो गया। तो 5 किलो सरसों से में एक बार में किलो अपने को करीब 25% रिकवरी आती है, मतलब 100 किलो सरसों डालें तो 25 किलो तेल, 1.25 किलो के आसपास हमें तेल मिल जाता है। और आप ये कोल्ड प्रेसिंग जो आप जो प्रोसीजर हमें बता रहे हो, इसमें तीखापन नहीं आता है, आप बता रहे हो, क्योंकि आइसोथाइसाइनेट नहीं बना, तो वो जो पंजेंसी है सरसों में जो कहते हैं झार, वो इसमें नहीं आएगी। तो फ्रिक्शन से जो सरसों के तेल में मैम कह रही है आइसोथाइसाइनेट बन जाता है। मैम खुद बायोकेमिस्ट्री से रही है तो उनको बेटर समझ पाती है इन टर्म्स को। और अगर हम कोल्ड प्रेसिंग करते हैं तो वो उसकी आवश्यकता
दबाव दे रहे हैं तो वो बनता नहीं है, बनता, क्रशिंग नहीं हुई, रबिंग नहीं हुई तो बना ही नहीं। बना नहीं, सप्रेस किया हमने, दबाया हाँ सप्रेस जी, हाँ जी। तो जो ऑयल है वो खाने में इसका टेस्ट अलग होगा। मतलब इसको आप जैसे ऑलिव ऑयल सैलेड्स में कच्चा यूज किया जाता है, इसको भी आप डाल लीजिए, कोई महक नहीं आएगी। ड्रेसिंग के रूप में, ड्रेसिंग के रूप में आप, बहुत बढ़िया है। तो ऑलिव ऑयल से मच बेटर है तो जी। ये हमारी छोटी सी बीएमसी है। जी जी। थोड़ा इसमें मतलब हम दूध निकाल करके सीधे इस कूलिंग मशीन में डाल देते हैं, जिसको ये 4 डिग्री सेल्सियस पे इस पे मेंटेन करते हैं। हाँ, बल्क मिल्क कूलिंग मशीन बोले बीएमसी, ये चले तो 4 डिग्री पे इस पे, तो इन बॉटल्स में मार्केट करते हैं। तो स्टोरेज के लिए यहाँ पे क्रेट्स रखी हैं, पनीर बनाने का ये रखा है। और पहले भी जैसे मैंने बताया था कि हम वेस्ट को यूटिलाइजेशन में बहुत बिलीव करते हैं, तो जब पनीर का जो पानी बचता है, सभी को पता है वे प्रोटीन हर किसी को चाहिए अपना मसल बिल्डिंग के लिए, तो हमारे अब थोड़ा सा काम हम इसमें भी करें, वे ड्रिंक्स फॉर आवर कंजम्पशन। तो अभी मार्केट में नहीं लाए हैं, पर अपने इंटरनली तो हम बनाने लगे हैं, जिसमें हम इसी वे को एक बार क्रीम सेपरेटर में निकालते हैं, ताकि बिल्कुल जो फैट रह गया वो भी इससे सेपरेट हो जाए। और फिर नॉर्मल उस वे को यूज करके उसमें हमने फ्रेश पुदीना, अमिया, नमक मिर्च डाल के जो ड्रिंक बनती है, आपने अपनी तरफ से उसका और वैल्यूएडिशन कर दिया है। टेस्ट में बहुत अच्छी बन रही है और कर दी है, हेल्थ भी बहुत अच्छी है, पर अभी थोड़ा सा शेल्फ लाइफ पे काम कर रहे हैं, फिर मार्केट में लाएंगे। ये खैर है, और उम्मीद करते हैं कि पशुपालन टॉक्स का आज का जो एपिसोड सभी साथियों को पसंद आएगा। इसको आप फॉलो और सब्सक्राइब करें, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। नेक्स्ट राउंड, रैपिड फायर राउंड की तरफ हम मूव करते हैं। मैम, जैसे कि आप एक बायोकेमिस्ट्री की लेक्चरर भी रही, और फिर आप जर्मन लैंग्वेज, जर्मन जो लिटरेचर को भी आपने स्टडी की, उसको बच्चों को पढ़ाया भी। इसके अलावा आप फार्मिंग की तरफ आई, एक वाइफ के रूप में भी आपने पूरी जिम्मेदारियां अपनी निभाई, एक माँ के रूप में, फिर अभी आप देसी गोपालन भी कर रही हैं, और अभी जो एंटरप्रेन्योर भी हैं, महिला उद्यमी भी हैं आप। तो ये सब चीज़ें आप कैसे बैलेंस कर पाए? इसका क्या फार्मूला रहा? अभी आप इन सब चीज़ों में अपनी लाइफ में आप अच्छे से इसका संतुलन बैठा पाए, ये थोड़ा हमारे जो साथी हैं इनसे साझा करिए। अलग से तो कुछ फॉर्मूला नहीं रहा, पर श्री कृष्ण का एक जो उपदेश है, कर्म करो जी, और फल की इच्छा ना करो। आप कर्म करते रहिए, फल आता ही रहता है। तो बोलें कि, और एक इंग्लिश में सेइंग है कि इफ लाइफ थ्रोज लेमन्स एट यू, मेक अ लेमनेड एंड ड्रिंक इट। यस। तो जो भी लाइफ में अपने तरफ आता रहा, उसको खुशी खुशी अपनाते रहे कि इसी में सफलता प्राप्त करनी है। और बहुत लोगों से सुनने में आता है कि यू शुड डू व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट। आपका जिसमें पैशन है आप वो करो। मैंने थोड़ा सा उसका उल्टा किया, बिकम पैशनेट अबाउट वॉट एवर यू आर डूइंग। तो भाग्य इसमें लेकर के आया, पर इसके लिए पैशन डेवलप किया, तो इसमें भी आनंद भी आने लगा और सफलता भी मिली। तो जो भी लाइफ अपने को देती रही, उसमें हम उसको पैशनेटली, उसको फुल डेडिकेशन से करते रहे। एंड नेचुरली जब आपने कहा कि वाइफ और इन सब का भी क्या संतुलन कैसे बनाया, उसके पीछे तो फैमिली का ही हाथ होता है। अगर नहीं उनका सपोर्ट मिलता तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी। उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे पतिदेव चेतन जी का रहा है कि मैंने कभी जर्मन पढ़ने की इच्छा जाहिर की, तो बोले ठीक है आप जर्मन पढ़ो। फिर मैंने कहा अच्छा मैं स्कूल में नौकरी करना चाहती हूँ, वो करो आगे, और डेयरी का पढ़ के आकर के करूँगे, बोले ठीक है पढ़ के आकर के करो। और पूरी तरह फुल सपोर्ट उनका रहा। साथ ही इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, इन्होंने बोला कि हमें कोई भी काम पसंद क्या है उसको पैशन से करना चाहिए, लेकिन इन्होंने जैसे जैसे जीवन में जो जिम्मेदारियां इनको मिली, जो चीज़ें सामने आई, उसके प्रति स्वीकार का भाव रखा जी। उनको वैसे की वैसे एक्सेप्ट किया, और जो भी इंसिडेंसेस आए, जो भी फेजेस आई लाइफ में, उसको एक्सेप्ट किया, और जो एक्सेप्टेंस थी उसको इन्होंने 100% निष्ठा के साथ किया, उसको डिवोशन के साथ किया। तो ये बड़ा अच्छी फिलोसफी है जो हमारे जो साथियों से आपने शेयर की, कि जो मिला उसी को अपनाया, उसी में 100% दिया आपने। जी, थैंक यू वेरी मच मैम। ये तो आपने बता ही दिया, इस फिलोसफी पे काम करती हैं, लेकिन ऐसी कौन सी एनर्जी है जिससे आप हमेशा मोटिवेटेड रहती हैं? अब लाइफ में तो अलग अलग पड़ाव पे अलग अलग चीज़ों से मोटिवेशन रहा। आज की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा मेरे लिए मोटिवेशन तो मेरी गाय है जी। जब शुरुआत की डर भी लगता था, क्योंकि बड़े पशु हैं, चोट भी लग सकती है, और ये थोड़ा सा अपने तरफ अफेक्शन दिखाने में भी थोड़ा देरी करती है, समय लेते हैं, एकदम जल्दी से नहीं आती है। पर आज जब मैं यहाँ खड़ी हूँ कि मैं इन्हें प्यार करने नहीं जाती हूँ, ये उल्टा आकर के यहाँ अपना जब सर रख देती हैं
और मुझे पहचानती हैं और मेरी तरफ अपना अफेक्शन मेरे पीछे पीछे, मैं अगर खेत में एक तरफ को चली जाऊँ, ये कहीं दूसरे कोने पे खड़ी हैं तो धीरे धीरे आकर के मेरे यहाँ चारों तरफ खड़ी हो जाती हैं। तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है मेरे लिए। गाय आपके लिए मोटिवेशन रही है? ये तो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। जैसे ही खेती चालू की जी, तो जब वो बीज डालने के बाद ना, जब हम उसको देखते रहते हैं 4 दिन बाद 5 दिन बाद जब वो फूट के आता है ना, वो जो खुशी होती है, और हर सीजन में जब वो नया 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 आता रहता है, वो मुझे हर बार ये वाला उपजा, फिर वो नेक्स्ट की एक वेट रहता है कि अब जो अगला बीज डालेंगे फिर जो उपजेगा वो भी एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है कि इंतजार रहता है। आज के समय में इंतजार करना बड़ा भारी हो रखा है। थोड़ा सा किसी को समय मिल जाए, इंतजार करना पड़ जाए तो लोग मोबाइल खोल लेते हैं, लेकिन एक मतलब बीज डालना फिर उसके बड़े होने का वेट करना अपने आप में शानदार है। हमारे साथियों से आप ये भी शेयर करें, जो कुछ हमारे युवा साथी हैं जो कमर्शियल डेयरी फार्म करना चाहते हैं या फिर देसी गायों का फार्म ओपन करना चाहते हैं, तो ऐसा कौन सा काम है उनको शुरुआत में नहीं करना चाहिए या जिससे बचना चाहिए, जिसको वो अवॉइड कर सकते हैं, ये हमारे साथियों से थोड़ा आप शेयर करें। सोशल मीडिया का ज़माना है जी। आपने कहा कि भाई बहुत यूट्यूब से इंस्पायर हो जाते हैं कभी, यूट्यूब से लोग इंस्पायर हो जाते हैं, और सोशल हर एरा का एक वो होता है। तो इस ज़माने में सोशल मीडिया का ही दौर चल रहा है और बच्चे बच्चे के हाथ में फ़ोन है और हर कोई यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल है। पर यूट्यूब पे जो भी कुछ अवेलेबल है हर चीज़ सही नहीं है। कई बार उसको देख करके हमें लगता है, वही लिखा फलाने ये आए और करोड़पति बन गए, तो लगता है कि ये तो बहुत आसान चीज़ है, ये बन गया, मैं भी बस ऐसे करके बन जाऊंगा। तो आंख बंद करके सोशल मीडिया के हर वीडियो या हर इंफॉर्मेशन पे विश्वास नहीं करें। उस करोड़पति भी बन सकते हैं, लखपति भी बनते हैं, करोड़पति भी बनते हैं, पर उसके लिए अपनी मेहनत भी ज़रूर करें। मतलब आप अपनी तरफ से भी सीखें। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि बिना कुछ जाने मैं इस फील्ड में नहीं आना चाहती थी, इसलिए ढूंढा कहाँ कोर्स मिल सकता है। मेरे करीब में करनाल था और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र था, तो मैं वहाँ पहुँची। अगर आप ढूंढें तो आपके भी आसपास जो वेटनरी कॉलेजेस हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी हम किसानों के लिए, नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए हमेशा समय समय पर ऐसे कोर्सेज या ऐसे ट्रेनिंग्स करवाती हैं। मैं कई बार देखती रहती हूँ, हर एक यूनिवर्सिटी ऐसा करवाती है। तो आंख बंद करके केवल यूट्यूब पे हमने देख लिया और अब बस हमको गौपालन आ गया, हम जाके हमने देखा ये नस्ल, हम फटाफट जाके पैसा खर्च करके वो ले आए और फिर कोशिश की, बिना जाने बूझे उसमें कूद पड़े, तो हमेशा असफलता ही हाथ आएगी, नुकसान हो सकता नुकसान होएगा ही होएगा, क्योंकि आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है जी। और बहकाने वाली दुनिया बहुत पड़ी हुई है जी। तो खाली सोशल मीडिया की उस पर नहीं जाए, इन्फॉर्मेशन पे अपनी R&D, अपना रिसर्च खुद करें, थोड़ा कुछ पढ़ने का भी प्रयास करें। थ्योरी प्रैक्टिकल तो डेफिनेटली हमको बहुत कुछ बताता ही, पर थ्योरी भी अगर हम कहीं से सीख करके आते हैं तो वो भी हमें बहुत साथ देती है। तो ढूंढें ऐसे कोर्सेज कहाँ से कर सकते हैं, या कोई रनिंग डेयरी फार्म्स हैं, बहुत सारे डेयरी फार्म्स ऐसे हैं, मेरा भी उसमें से एक है कि कोई यहाँ पे एज अ ट्रेनी अगर आना चाहता है, वो कहते हैं कि हमको मैम आप 15 दिन यहाँ काम करने दीजिए, 1 महीने काम करने दीजिए, और साथ में चूँकि मेरा एजुकेशनल उससे सेटअप से बैकग्राउंड रहा है, तो मैं उनके लिए छोटे छोटे पेपर्स भी यहाँ बनाती हूँ। तो एवरी इवनिंग उन्हें थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स भी करने पड़ते हैं। तो ऐसे और भी जगह हैं जो नहीं भी अगर ऑफर कर रहे हैं, आप जाकर के अपनी इच्छा तो ऑफर करिए, तो वो आपको वहाँ सीखने का मौका मिलेगा। प्रैक्टिकल नॉलेज पहले देखिए, समझिए, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए। खाली वर्चुअल या सोशल मीडिया पे देखी चीज पे मत जाइए, खुद एक्सपीरियंस करके देखिए कि हाँ क्या मैं ये चीज कर भी पाऊंगा या नहीं। इसी तरह से कि शुरुआतों में ही बाहर से सुन करके कि ये टॉप की नस्ल है, अब इसकी लाख रुपए की गाय मिल रही है, यहाँ से मिल रही है, ऐसी उसमें ना जाएं। छोटे नंबर से स्टार्ट करें, कोशिश करें कि आप पहले बिल्कुल एवरेजली प्राइस आप पशु लाएं, अपने आप ब्रीड इंप्रूवमेंट कर पाएं, ताकि आपका एकदम से जेब भी खाली नहीं होए जी। आपके पास इतना धन सुरक्षित रहे कि आप साल 2 साल 3 साल उसके सस्टेन कर पाए, उस पर निकाल पाए। तो एक कहावत भी है, पुरानी कहावत है भी, जो लोग अभ्यास में पसीना बहाते हैं, युद्ध की तैयारी चल रही है और युद्ध का अभ्यास करना उनको, उसमें पसीना बहाते हैं तो युद्ध में खून उनको कम बहाना पड़ता है। बिल्कुल सही बात। तो जो भी आप काम शुरू करें उसके लिए पूरी आप पहले प्राइमरी और बेसिक नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। उसके लिए आप कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करें, थ्योरी पढ़ें, अपना पूरा रोड मैप तैयार करें, ताकि आपकी जो पूंजी है बड़ी
मेहनत से कमाई हुई पूंजी आपकी है या आपके साथियों की है, पेरेंट्स की है, वो वेस्ट नहीं जाए। आपका समय और धन सही दिशा में लगना चाहिए ताकि आपको अधिकतम रिटर्न्स मिल पाए। तो मैम, ऐसी कोई आपके पास गाय रही हो जो आपके लिए हमेशा लगता है कि आप उसको कभी भी है या रही हो भी, जो उसको आप याद करते हो, जो आपके लिए बड़ी फेवरेट रही, पसंदीदा रही है आपकी, कोई ऐसी गाय के बारे में बताना चाहें आप? कि पसंद तो मुझे सारी ही हैं अपनी सारी, क्योंकि एक परिवार हो जाता है तो परिवार में फिर हम ये नहीं कर सकते कि ये बच्चा मुझे ज़्यादा पसंद है, ये कम पसंद है। तो पसंद सारी हैं, पर 2 गाय हैं जो हमेशा हमारे लिए जब भी कहीं गई प्राइज जीत करके लाई हैं। उनमें से एक की तो उम्र भी काफ़ी हो चुकी है, 7 ब्यात हमारे यहाँ हो गई हैं, और उसकी 3 बछड़ियाँ भी अपने यहाँ अब काविंग पे आ गई हैं, वो भी मैच्योर हो चुकी हैं। मनीषा नाम है उसका, और कोइंसिडेंटली मेरी भाभी, मेरे मतलब सगे जो बड़े भाई हैं, उनकी वाइफ का नाम भी मनीषा है। हो सकता है शायद हमने, क्योंकि उनसे मुझे बहुत प्रेम है तो उनकी वो दिमाग में रहा, इसलिए मैंने उसका नाम भी मनीषा तब रख लिया। अपने यहाँ सबका नाम, हर गाय का नाम रखा हुआ है तो मनीषा। हाँ, क्योंकि उसने मीन्स प्यार भी बहुत दिया है हमें, और एज अ अर्निंग मेंबर भी हमारे लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मनीषा का ही रहा है यहाँ पे। आपके जो कंट्रीब्यूशन गायों में भी मनीषा का रहा है, और आपके घर में भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, और इस बहाने आप उनको याद भी कर लेती हैं। ये पशुपालन से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि जो हमारे साथी दूध निकालते हैं, तो जो दूध निकालने का सही तरीका कौन सा है? कई बार ऐसा होता है भी, जैसे मेस्टाइटिस भी हो जाती है, ये पशु के थनों को नुकसान भी पहुंच जाता है, तो ऐसा कोई तरीका जिसको आप अपनाती हो डेली की प्रैक्टिस में, वो हमारे साथियों को आप बताएं। कुछ चीज़ें तो जब कोर्स किया तब सीख करके आए, कुछ प्रैक्टिकली यहाँ फार्म पे सीखी, कुछ आप जैसे आए, आप लोग से भी पूछा, आपने देख करके हमें बताया, और कुछ जैसे हर यूनिवर्सिटी पे जब गए तो लोगों ने जो डायरेक्ट किया, धीरे धीरे करके जो हमने अपने यहाँ वो अपनाई विधियाँ जो अपनाई हैं, जो तरीके अपनाए, वो मैं आपको बताती हूँ। कि एक तो जितने भी लोग, चूँकि हमारे यहाँ मशीन मिल्किंग नहीं है, हैंड मिल्किंग है, तो जितने भी लोग आते हैं हर कोई अपना अपना तरीका लेकर के आता है। और शुरुआत में तो चूँकि मैं एक महिला हूँ और वो भी अर्बन शहरी वाले, तो हर कोई मुझे सिखाने की कोशिश करता था, मैडम ऐसे ही होता है, आपको नहीं पता है। पर जो पढ़ लिख के और खुद उसका साइंटिफिक चीज समझ करके जो मुझे समझ में आया, जो मैंने सीखा, और मैं खुद दूध निकाल लेती हूँ एक गाय का, ज्यादा नहीं निकालती हूँ, पर तो सीखा जो फुल हैंड मिल्किंग होती है, कि हम थन को इस तरीके से लें, ऐसे पकड़ के और प्रेशर के साथ निकालें दूध। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट है, इससे हम उनके थन को कोई डैमेज नहीं करते, नुकसान नहीं पहुंचा पाते। पर ज्यादातर लोग जो काम करने आते हैं, या ज्यादातर महिलाएं भी जो काम करते हैं, वो अंगूठा यूं करके और इससे दबा करके खींच के वो निकालते हैं, तो उसमें चांसेस हैं कि हम उनके थन को किसी तरह से नुकसान पहुंचा दें, चोट भी पहुंच सकती है। तो तरीका मेरे को जो एक्सपीरियंस से भी मैंने देखा सबसे सही ये फुल हैंड मिल्किंग का ही तरीका है, यही हमें अपनाना चाहिए। और दूसरी जो 2-4 चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं जो थनैला से बचने के लिए, मास्टाइटिस से बचने के लिए, वो भी वही सीख के पढ़ लिख करके जो किया कि एक तो थन अच्छे से साफ़ किए जाएं, ऑन एंड ऑफ लाल दवाई का पानी का भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद हर एक जो अपने यहाँ काम कर रहे हैं, जो दूध निकालते हैं, सबके पास डेली हम धुला हुआ एक छोटा हैंकी साइज़ का कॉटन का कपड़ा देते हैं, तो उसके बाद उनको अच्छे से पोंछा जाए। दूध निकालने के बाद भी कुछ चीज़ें हम ज़रूर करते हैं, कभी कभी हम तेल लगाने का भी उपयोग करते हैं, क्योंकि जब लाल दवाई का उपयोग कर रहे हैं तो थन कट सकते हैं, ड्राइनेस भी आती है, तो इन सब के पास एक छोटी छोटी बॉटल में तेल भी होता है, तो बाद में दूध निकालने के बाद उनको थोड़ा सा तेल की मालिश कर दें, उससे ड्राइनेस भी नहीं आती, पशु को भी एक आराम सा लगता है, तो वो करते हैं। और पोस्ट मिल्किंग डिप, ताकि जब हमने दूध निकाल लिया, जो छिद्र खुला रह गया है, दूध का ज़रा भी रह गया और वो गाय बैठ गई, तो जो कीटाणु घुस गए, हमारे लिए थनैला होएगा ही होएगा। तो दूध निकालने के इमीडिएटली बाद हरा चारा डाल देते हैं उनके आगे, ताकि कम से कम आधा घंटे 40 मिनट तक वो उसमें लगी रहे। चारे की वजह से वो बैठती नहीं, फिर वो खाने में लगी रहती हैं ये। और दूसरा बीटाडीन, ग्लिसरीन वगैरह का टी डिपिंग अपनी बना करके यूज़ कर लेते हैं उसे। तो मुझे लगता है कि पशुपालक साथी समझे होंगे कि दूध निकालने का सही तरीका है फुल हैंड मेथड, जो कि मैम तो देखो अर्बन बैकग्राउंड से रही हैं, इन्होंने खुद ने सीखा है, और जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो उनको इस चीज से बचना चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो फुल हैंड मेथड से वो दूध निकालना सीख जाएंगे। और दूध निकालने के बाद पशु के जो थनों को मेस्टाइटिस से कैसे बचाना है, इसके लिए ये स्वच्छता का
धोने के बाद कपड़े का, टॉवल का इस्तेमाल करते हैं। साथ में टीथ डिपिंग सॉल्यूशन भी यूज़ में लाया जाता है। और पशु उसके दूध निकालने के तुरंत बाद बैठे नहीं, इसके लिए आधे पौने घंटे तक उनको खड़ा भी रखा जाता है। उसके बाद में उनको चारा डाला जाता है ताकि वो पशु दूध निकालने के बाद चराई में लगे रहें और थनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। अब जो एक कपड़े की बात की थी, वहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ यहाँ कि जैसे हमने बोला कि तौलिया का इस्तेमाल करें या कपड़े का इस्तेमाल करें, तो घरों में ये लगने लगे कि हम अब इस पे भी एक खर्चा करें। तो ऐसी कोई बड़ी खर्चे की चीज़ नहीं है। महिलाएं घरों में अपने पास कॉटन की चादरें होती ही हैं घर पे। अगर हम कोई कभी एक कोने से फट गई, कुछ हो गया, उसके ही काट काट के हम छोटे छोटे रुमाल भी बना लें। अलग से तौलिया खरीदने की ज़रूरत नहीं। बस ये है कि इस रुमाल को आप साफ़ रखें, रोज़ धोएं, एकदम सुखा करके वैसे इस्तेमाल करें। घर में जो आपके पुराने कपड़े हैं उनको भी धो धा के उसको यूज़ कर सकते हैं। आपको नया अलग से टॉवल बाजार से खरीदना नहीं पड़ेगा। घर के जो इस्तेमाल हुए हैं कॉटन के जो कपड़े हैं, सूती कपड़े, उनको आप धो के अच्छे से आप उनको इस्तेमाल कर सकती हैं। क्योंकि मैस्टाइटिस पे जो खर्चा लगता है, मुझे लगता है कि पशुपालन में जो जुड़ी हुई जो सबसे जो बड़ी बीमारी है मैस्टाइटिस, जिससे पशु का थन है, उसका जो प्रोडक्शन, उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाती है, उसको भी काफ़ी हद तक हम रोक सकते हैं। स्वच्छता को अपनाकर, अच्छे कुछ नियम हैं उनकी पालना करते हुए, टीथ डिपिंग सॉल्यूशंस हैं उनको यूज़ करते हुए, कुछ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं वो यूज़ करते हुए। तो मैम से हमने काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स पर पशुपालन से जुड़े हुए, उनके जीवन से जुड़े हुए हमने बातें की। तो हम जानना चाहेंगे कि आपका कोई रोल मॉडल भी रहा है क्या मैम? रोल मॉडल तो अपने इष्ट देव ही है। और जब तक गाय पालन में आ गए तो बस हमें तो लगता है कि हमारे रोम रोम में, हमारे इस पूरे इसमें श्री कृष्ण भगवान बसे हुए हैं। तो गीता पढ़ें, गीता पे अमल करें, और सबसे बड़ा जो उनका जो, उसको तो आंख बंद करके याद रखें कि कर्म करते जाओ। कर्म करते जाओ। ये आप मथुरा से आप रहने वाले हैं, पुराने वहाँ के रहने वाले हैं मथुरा से, और भगवान कृष्ण आपका हर समय मार्गदर्शन करते हैं और आपके रोल मॉडल भी हैं। सभी के रोल मॉडल हैं हमारी जो इस संस्कृति सभ्यता से जुड़े हुए जो लोग हैं। कोई ऐसा शायरी या गीत, कुछ ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहें एक लाइटर मोड में? हाँ, गीत तो नहीं, पर हमें एक नीरज कवि रहे हैं, अपने देश के बहुत प्रसिद्ध कवि रहे हैं जी। उनकी लिखी हुई कविता है जिसकी वजह से, जिसके रेसिटेशन से मैंने बहुत प्राइजेस जीते बचपन में स्कूल में जब थे। अरे वाह। और पर वो कविता उनकी कब की लिखी थी, स्कूल में मुझे प्राइज मिले, वो आज भी बहुत बिल्कुल संदर्भ आज के उससे भी उसका है। उसकी मैं आपको थोड़ी सी पंक्तियां बताती हूँ। जी बिल्कुल। जात पात से बड़ा धर्म है, धर्म ध्यान से बड़ा कर्म है, कर्म कांड से बड़ा मर्म है, मगर सभी से बड़ा यहाँ ये छोटा सा इंसान है, और अगर वह प्यार करे तो धरती स्वर्ग समान है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आज के युग में भी ये मायने रखती है। उन्होंने जाने कब लिखी थी। जैसे कि लोग स्वर्ग और इन चीज़ों की तलाश में रहते हैं। अगर हम मतलब जो आप बता रहे हो कि इंसान प्रेम रखता है, तो वही जो आसपास की सराउंडिंग उसके लिए स्वर्ग जैसी हो जाती है। और अगर वो किसी तरह से नकारात्मकता से पीड़ित है और वही उसकी सराउंडिंग उसके लिए दुखद हो जाती है, कठिन हो जाती हैं, या नरक के समान हो जाती हैं। बिल्कुल। तो जैसा वो सामने सोचता है वैसा उसको मिलता जाता है। कि जैसे आपने बताया कि आपको जो मिला उसको एक्सेप्ट किया और कर्म के माध्यम से जिया भी। आपसे बात करते हुए मैं बहुत अच्छा लगा। एक जाते जाते एक छोटा प्रश्न और रहेगा कि अभी तक की जो आपने अलग अलग फेजेस, जीवन के अलग अलग फेजेस को, अवस्थाओं को आपने जिया, आपने अपने ड्रीम को अभी धरातल पर उतारा भी, काम भी कर रही हैं, तो क्या इस जर्नी से संतुष्ट हैं, अभी सेटिस्फाइड हैं, या लगता है कि अभी आपको काफ़ी काम इस पे अभी और करना चाहती हैं? उसके बारे में हमारे जो साथी हैं उनको थोड़ा बताएं आप। जीवन शैली से अब बहुत सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि जब तक गौ पालन और खेती में नहीं आए थे तो जीवन शैली कुछ अलग ही थी। अर्बन जीवन शैली थी, शाम दिन भर एसी में बैठना और शाम को जिम जाना और फिर जिम में करना करहाना के आए, बैठा नहीं जा रहा। और इस जीवन में आने के बाद अभी आप, मैं नीचे दूध निकालने बैठती हूँ, मैं कोई पीढ़ी वीढ़ी किसी उस पर नहीं बैठती, नीचे बैठती हूँ। उठक बैठक लगवा लीजिए, अब कर पाते हैं। तो वो शरीर अपना ऐसा है, हर चीज़ में अडेप्ट कर जाता है, पर हम वो उसको इस तरह से इस्तेमाल नहीं करते तो फिर वो दूसरी तरह से हो जाता है जी। तो जीवन शैली अभी की बहुत ही अच्छी हो गई है। और जो आपने पूछा कि हाँ पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं, मैं अभी बहुत और काम करना चाहती हूँ।
और आपने उसके लिए सबसे पहले ही थोड़ी देर पहले ही पूछा था कि युवाओं के लिए क्या संदेश है। तो मेरा काम और जो ध्येय मैंने पहले बताया कि अपने इसका यह है कि कुछ ऐसा, मैं अभी उम्र के उस पड़ाव पे हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा और आगे साल बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं चाहती काम को, बहुत ज़्यादा और करना नहीं चाहती, पर ऐसा मॉडल बन जाए जिसमें कि आगे के युवा हमारे, हम कृषि प्रधान देश थे, कृषि प्रधान देश हैं, हमें आगे इसको और अच्छा ही बनाना है। हम सोने की चिड़िया थे, हमें उस लेवल पे ही रहना है। तो हम कहीं हम काफ़ी चीज़ें ना भूलते जा रहे थे, अपनी संस्कृति की भी, अपनी जीवन शैली की भी। तो मेरा अभी भी ये रहेगा कि ऐसा ये मॉडल बने कि लोग इसे देख के कहें कि हाँ, ये व्यवसायिक रूप में भी हम ले सकते हैं, ये हमारे जीवन पे भी बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा, हमारे समाज पे भी बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा। तो ये काम तो अभी है, बहुत करना है। हम आपके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं कि आप एक ऐसे मॉडल पे काम करना चाहती हैं जो गो आधारित हो और गो आधारित कृषि मॉडल भी हो और साथ में सहज हो, उससे जो प्रोडक्ट्स बने वो सभी के लिए अफोर्डेबल हो, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और उनकी जो जेब भी उनको अलाउ करे, और ताकि ये सिर्फ मॉडल जो है एक यूनिक मॉडल नहीं बन के रहे कि काफ़ी सारे लोग इसको अपनाएं भी, बिल्कुल कॉमन मॉडल के रूप में सामने आए जी, और प्रेरणा भी प्रदान कर सके जी। हमारे सभी साथियों की तरफ से, दर्शकों की तरफ से, पशुपालन टॉक्स की तरफ से आपके जो ड्रीम के लिए, आपके मॉडल के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि जीवन के अलग अलग समय पे आपसे जब मुलाकात होगी तो हमें कुछ और नई बातें आपसे सीखने को मिलेंगी और हमारे साथियों से कुछ और अनुभव आप शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने हमारे साथ इतना समय हमें दिया आपने। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।